यही आपकी ज़िंदगी होने वाली है, ऐसा आपको लग रहा होगा कि सीए इंटर में आने के बाद सिर्फ पढ़ना है मुझे, सिर्फ रटना है मुझे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा होगा, पर अगर आप इसको एक बोझा समझकर जीवन को चलाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई विल बी स्टार्टिंग इन 10 seconds. Lay out once. Yes, good afternoon. So we are meeting after a month. Your foundation exams are over and results, assumption hai results अच्छा ही होगा. Okay. So first of all, you must have a copy and a pen in your hands, but at the same time, tension लेने का कुछ नहीं है. Most of you haven't received your physical books. अभी आज next 2 क्लास हम लोग books use नहीं करेंगे. सर तो रिलैक्स करूं, क्लास भी नहीं करूं? नहीं, क्लास आपको करना है. जो इनपुट्स मैं आपको अभी देने वाला हूं, दे आर वेरी वेरी फंडामेंटल. इनफैक्ट भूमि पूजन, जब लोग अपने नए मकान की रचना शुरू करते हैं, भूमि पूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही भूमि पूजन आज होने वाला है हमारे और आपके बीच में. ओके, सबसे पहले नेम ऑफ द सब्जेक्ट. नेम ऑफ द सब्जेक्ट, लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. वापस ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. सीए इंटर का ये सब्जेक्ट आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 2 विंग्स होता है. वन इज द कॉर्पोरेट लॉ, दैट इज 60 मार्क्स, दैट इज योर कंपनीज एक्ट. तो लोग मुझे एसएमएस कर रहे थे, सर लॉ की ट्यूशन क्या सीए इंटर में दरकार है क्या? मैंने तो फाउंडेशन में आपसे सारे लॉ सीख ही लिए थे, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं वहां इतना एक्सपर्ट हो चुका हूं कि मुझे अब इंटर में पढ़ने की दरकार नहीं, ना ट्यूशन की ना घर में. मैं सीधा एग्जाम में 1-2 दिन पढ़ के बैठ जाऊंगा सीए इंटर के लॉ पेपर को. There was a difference. In fact, there is a big difference between what you have done in CA Foundation and what you are going to do here in CA Inter. बहुत बड़ा difference है. क्या difference है मैं आपको बताता हूं. जब हम फाउंडेशन में लॉ पढ़ते थे तो बहुत हंसी मजाक होता था. आप लाइव बैच मोस्ट ऑफ यू हैवंट डन बिकॉज लास्ट 2 साल से क्या चल रहा है आपको पता ही है, बट आपको अच्छा लगता था, आप हंसी मजाक में सीख जाते थे लॉ. दिस टाइम इन कॉर्पोरेट लॉ, कंपनीज एक्ट, हंसी मजाक नहीं है. सर ये तो बहुत खराब खबर दी है. तब तो सर लॉ पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा. अगर लॉ में हंसी नहीं तो लॉ में फिर क्या मजा? देखो, मजा कई बार सिर्फ हंसी मजाक से नहीं होता है, बट चीजें इतनी प्रैक्टिकल होती है कि हाउ अ रियल लाइफ, रियल कंपनी फंक्शंस. रियल कंपनीज में किस तरह एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट होते हैं, उनके रिकॉर्ड्स मीटिंग के बाद हमें कैसे प्रिजर्व करने पड़ते हैं. और आप क्योंकि एक कोर्स कर रहे हैं जिसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको लॉ का नॉलेज होना चाहिए. नाउ इसमें भी लोग सरप्राइज हो जाते हैं, सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आई एम ओनली सपोज टू नो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. आपको शायद नहीं पता है, जब मैं बात करता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट के रोल की, इवन व्हेन यू गो फॉर योर आर्टिकलशिप एंड व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं क्या प्रैक्टिस करूं, तो 3 बेसिक विंग्स आपके सामने आते हैं. दैट इज अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन. Now when we talk about auditing के लिए आपको लॉ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां कई बार लॉ को बाईपास करके गलत तरीके से लॉ के लूप होल्स का फायदा उठाकर कुछ गलत करती है. तो इसलिए एज एन ऑडिटर आप सब जानते हैं कि ये देखिए ये कमियां हो सकती है, किस तरह लॉ का उल्लंघन किया जा सकता है. सो एज एन ऑडिटर यू आर सपोज टू नो बेसिक लॉज. इसलिए आपके सिलेबस में लॉ है. तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, इट मे नॉट बी फनी बट इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि आपके घर में पापा जी, चाचा जी कई बार डिस्कस कर रहे हैं, यार लोन नहीं दे सकते तुमको, बैलेंस शीट से अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दिखा सकते, ये तो अलाउड नहीं है. एंड आप वहीं पर कंट्रीब्यूट करोगे कॉफी पीते पीते, यस सही बोल रहे हैं, सेक्शन में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स को लोन नहीं दिखाया जा सकता है. पर हो सकता है कभी आप बोलो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. यानी जो चीज आपके घर के ब्रेकफास्ट टेबल या डाइनिंग टेबल पर डिस्कस कई बार हो रहा होगा, इफ यू बिलोंग टू अ फैमिली वेयर यू हैव बिजनेस इन कॉर्पोरेट फॉर्म, एंड इवन इफ घर में नहीं है पर आपके क्लाइंट्स कई बार आपसे टेबल पर डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो यू विल हैव एन एज इफ यू आर अ CA who knows about all the aspects of the course. That is, you are not only focusing on accounts, आपको लॉ का भी आइडिया है, आपको टैक्सेशन का भी आइडिया है.
हाँ, ऑफ कोर्स लास्ट में स्पेशलाइजेशन बंदा एक चुनता है, बट शुरुआत में यू मस्ट नो एवरीथिंग। ये बेसिक्स कम से कम आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। प्लीज नोट इट डाउन। आई हैव सर्क्यूलेटेड द पीपीटी, और कोई को अगर पीपीटी नहीं मिला हो तो प्लीज इस फोन नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। रूपल विल सर्क्यूलेट द पीपीटी टू यू 9038008634। If you haven't received the PPT, please WhatsApp on this number. She will give you the PPT. और प्लीज आज लिखना शुरू करिए, बिकॉज मेरे साथ जो आप लिखेंगे समझकर वो एक्चुअली आपको रिटेन रहेगा। सिर्फ डिक्टेशन के रूप में आप लिखेंगे तो काम नहीं होने वाला। सो प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर कॉपी। कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स। इट्स नॉट फनी बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप इसमें जनरल मीटिंग्स के बारे में सुनेंगे, आप इसमें शेयर कैपिटल। अभी मैं अगर आपसे एंट्री पूछूं ना कि एक कंपनी ने शेयर अलॉट किया, आप मेरे को झट झट एकदम अकाउंट्स क्लास में जो पढ़ा हुआ है वो बता देते हैं, सर ये एंट्री होगा। बट एंट्री के अलावा इधर भी एक एंट्री आपके आज मैं दूंगा, या अभी धीरे धीरे दूंगा, कि जब शेयर अलॉटमेंट होता है तो हमें आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भी कुछ इंफॉर्म करना पड़ता है, रिटर्न। सो सब चीजें लिंक्ड हैं, अकाउंट्स, लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन, सबका आपस में कहीं ना कहीं एक लिंक बैठा हुआ है। तो आने वाले कुछ दिनों में, स्पेशली द नेक्स्ट 3 क्लासेस, भूमि पूजन, बहुत बड़ा भूमि पूजन होने वाला है। बहुत दिल से हम भक्ति से भूमि पूजन करेंगे, इसमें बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। मैं मेन स्ट्रीम चैप्टर्स अभी नहीं शुरू करना चाहता हूं। हो सकता है आपको लगे सर मैं बीकॉम में पढ़ चुका हूं, सर आपसे मैंने लाइफ में कभी सुना है ये सब चीजें, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। सर फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए ना, मेन चैप्टर्स पे आ जाइए। जो आपने मेरे से सुना है रिविजन होगा विथ सम न्यू इनपुट्स। तो पेशेंस के साथ एकदम आपको नेक्स्ट 3 क्लासेस जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करिए। जितना भक्ति में आप भी इनपुट देंगे उतना आपको भी लॉन्ग टर्म इन चीजों का फायदा होने वाला है। अंडरस्टूड? सो लुक हियर एवरीवन, प्लीज नोट इट डाउन। अपने हाथों से पेन से लिखिए इस चीज को, फिर से लिखिए अपने हाथों से। कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स, आई विल वेट। सेक्शन 1 से 148, सेक्शन नंबर 1 से 148, राइट इन योर ओन हैंड राइटिंग अगेन। सेक्शन नंबर 1 से 148 कॉर्पोरेट लॉज। ये कंपनीज एक्ट का वो वर्जन है जो आप लाइफ में कभी सुने होंगे, बट एक नए फेशिया के साथ आप मेरे से पढ़ने वाले हैं। ओके, द नेक्स्ट लाइन ऑफ अटैक इज योर अदर लॉज, 40 मार्क्स। और इसमें 4 टाइप के लॉज यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ लॉज विच यू कैन सी हियर। अदर लॉज, यू हैव 4 टाइप ऑफ लॉज। और पहला देखकर होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है, सर फिर से फ्रॉड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। नहीं नहीं, ये वो वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है जो आपने पहले पढ़ रखा था, वो यादों में रहेगा हमेशा। बट अब ये कुछ नए पोर्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इंडेमनिटी, गारंटी, एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो सारे भी इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज न्यू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का न्यू पोर्शंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट न्यू नहीं है, बट ये नया पोर्शंस है। तो आई एम अज्यूमिंग यू आर राइटिंग इन योर हैंड राइटिंग। इफ यू हैव अ कॉपी पेन, चाहे पीपीटी मिल गया हो, पर एक बार अपने हाथों से उस कॉपी को आप सब कुछ कॉपी में नोट करिए। द नेक्स्ट वन, सर ये तो मेरा फेवरेट था 11-12 से, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज और उसके डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस की एंट्रीज बहुत अच्छा पास करता हूं, वेरी गुड। पर अब इसके कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से समझना है। दिस इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो आप शॉर्ट में लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं, आप लिखिए एनआई एक्ट 1881। ओके, तो ये 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हो गई, 40 मार्क्स का है? नहीं, ये और एक कारण से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ के पेपर में हाई स्कोर चाहते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर आप लॉ के पेपर में हाई स्कोर चाहते हैं तो आपको ये चारों पर बहुत अच्छा कमांड रखना होगा। सबका फेवरेट क्या होता है इन सीए इंटर? कंपनीज एक्ट, क्योंकि वो कंपैरेटिवली लाइट होता है, पर उसमें एक डिसएडवांटेज है। कंपनीज एक्ट इज सो ह्यूज, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ट्विस्ट किए जा सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा। नहीं सर, बिल्डिंग के सीनियर बोल रहे हैं बहुत इजी होता है पॉइंट फॉर्मेट में। वो सिर्फ पढ़ाई जब पॉइंट फॉर्मेट में कर रहे होते हैं उनको इजी लगता है। बट इफ आई स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी प्रैक्टिकल, जो रियल लाइफ में होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए कंपनीज एक्ट में क्या होता है, एक लिमिटेशन, इवन इफ यू हैव स्टडीड थॉरोली, इवन इफ यू हैव डन लॉट ऑफ रिविजन, there might be cases when I give you a new question and you may not be able to do.
पर यहां पर क्या है, इस 40 मार्क्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको, ये 40 मार्क्स में द स्कोप इज लिमिटेड। यहां पे यूजुअली जो एग्जाम में एकेडमिक्स में क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादा ट्विस्ट नहीं किए जाते सर। तो यहां पर चैलेंज क्या आता है, चैलेंज यहां पर आता है स्पेशली थर्ड आइटम में एंड फोर्थ आइटम में। इन जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये दोनों थोड़े से टफ माने जाते हैं सर स्टूडेंट के एंगल से। सर आपने टफ क्यों बोला, मैं आपको पहले से सच्चाई बता रहा हूं कि इनमें जब हम लोग पढ़ेंगे ना, साइमल्टेनियस रिवीजन बहुत दरकार है। यानी जिस दिन मैं पढ़ाऊं उसके 24 आवर्स के अंदर आपको भी ग्रिप में लेना पड़ेगा। वो फाउंडेशन टाइप का नहीं चलेगा कि कई लोग पहले नहीं पढ़ते थे, लास्ट के दिनों में पढ़े भी अच्छा ही कर लिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। एंड देयर आर मेनी हुम आई नो पर्सनली जो उस समय भी सीरियस थे, एंड आई एक्सपेक्ट मच मोर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम देम इन इंटर लेवल। तुम मुझे जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, मैं तुम्हें रैंक दूंगा। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो नहीं हूं कि तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, पर मैं हाँ एक ऑफर आपके लिए लाया हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप करिए, मैं आपको रैंक दूंगा। So far as my subjects are concerned and our team is concerned, you will surely excel if you follow what we have said. So look here everyone, full page once, let them write. मैं चाहता हूं आप लिखे, सर पीपीटी है मैं क्यों लिखूं, फिर भी आप लिखिए, मैं आपको बोल रहा हूं। Start writing, please. I'm assuming you have written this. लिख रहे हैं आप लोग, मैं वेट करूंगा। आलस की कोई बात नहीं है कि सर अब तो पीपीटी आ गया, अरे पीपीटी से सब कुछ हो जाता तो फिर हम लोग पीपीटी दे देते। एक बार अपने हाथों से इसको लिखिए। कई लोग जनरल क्लास लिख रहे हैं, जनरल क्लॉजेज है। प्लीज राइट इट डाउन, आई विल वेट फॉर 20 सेकेंड्स। मैं 20 सेकेंड वेट करूंगा। स्टार्ट राइटिंग इट प्लीज। ओके, लेआउट, द पीपीटी लेआउट। ओके, सो अब हम लोग चैप्टर का नाम जान गए। यहां पर देखिए कंपनीज एक्ट है, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। अभी तक मैंने सिर्फ सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, मैंने सिलेबस एक्ट के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है। ओके, तो सिलेबस की एक और अच्छी खबर आपको सुना देता हूं, प्लीज लिसन केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इन सीए इंटर, लिखना इस चीज को, लिखना ऑल ऑफ यू। इन सीए इंटर 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, यानी कि 70 प्लस 30। लुक हियर, 30 आपके ऑब्जेक्टिव हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव? आपको पता है ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? एमसीक्यूज आर देयर, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये एमसीक्यू वो इतने इजी वाले भी नहीं होते हैं कि बस 4 में से आप एक आराम से पहचान लेंगे, और उतने टफ भी नहीं है। इफ यू हैव डन अ कॉम्प्रिहेंसिव थॉरो स्टडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पढ़ाने के दौरान जिस तरह फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, इकोनॉमिक्स शायद, और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जहां हम लोग पढ़ाते वक्त कई बार एक वर्ड बोलते थे, एमसीक्यू, यूज अ डिफरेंट कलर पेन, वो यहां पर इस बार बहुत होगा, बिकॉज फाउंडेशन में लॉ पेपर वॉज नॉट स्कोरिंग। एक तो वो इंग्लिश डाल देते थे, उसके कारण स्कोरिंग एकदम ही नहीं रहता था। बट इस बार यू कैन गेट 93, 94। सर क्या सपना दिखा रहे हैं, असली में कभी आया है क्या? यस, आज तक 94 हाईएस्ट गया हुआ है अमंग्स माय स्टूडेंट्स। मैं भी एग्जाम दूं तो मुझे भी नहीं मिले, बट द स्टूडेंट हैज गॉट 94, 90, 89। तो आपका भी आ सकता है। ये 30 में आपको 30 लाना है। तो ये एमसीक्यू है। उसके अलावा यहां पर एक विंग और है, ध्यान से देखना। लिखो अभी आप, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज, प्लीज राइट इट डाउन। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इट। इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज ये क्या होता है? जैसे स्कूल में अगर मैं बोलूं आपको एक इजी विंग समझाने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन होता था ना, रीड द कॉम्प्रिहेंशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वैसे ही यहां पर इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज होता है। व्हाट इज इट अबाउट? वहां पर क्या करेंगे, एग्जांपल सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना।
सपोज मैं आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बचपन की बात बताता हूं, जहां पे आप देखोगे फ्रॉड, एक स्टोरी सुनाएगा जहां पर आप देखोगे फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड भी हुआ है, वहां पर सेल ऑफ गुड्स भी हुआ है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज ऑल्सो कमिंग इन टू पिक्चर। और फिर आप देखोगे कि वहां दो पार्टनर्स थे जो सेलर्स थे, तो पार्टनरशिप का भी एक अंश आपको नजर आएगा। यानी 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके फिर क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के नेचर में। टफ नहीं है, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज रियल लाइफ में व्हाट हैपन, जब आपके क्लाइंट आते हैं तो आपसे क्या चैप्टर वाइज क्वेरी पूछने आते हैं। सुनिए ना, आज आपसे मैं ना एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूछने आ रहा हूं। नो 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 नो, उनका एक केस है जिसमें बहुत टाइप के इश्यूज होंगे, तो इसलिए स्टूडेंट्स को रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए वेरी वंडरफुल इनिशिएटिव हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सीए इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज। और इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज में एज द नेम साउंड्स 2-3 चैप्टर्स मिलाकर फिर एमसीक्यूज आता है। तो ये भी एमसीक्यूज है जो इस 30 मार्क्स के अंदर ही है। तो प्लीज नोट इट डाउन कि आपको अपने प्रिपरेशन में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 30 मार्क्स को बहुत सॉलिड रखना होगा। सर ये सॉलिड कैसे रह सकता है, ये मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। और ये टेक्निक जो सीख लिया, एंड स्पेशली जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है लिखने में, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो इस 30 मार्क्स को बहुत सॉलिड कर लें। क्योंकि 70 वाला में क्या है, आपको वो 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपको फाउंडेशन में भी, जब मेरे मॉक टेस्ट आप देते थे, वहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स होता था, एंड आई वाज रेक्टिफाइंग इट। पर फिर भी देखिए मैजिक नहीं हो पाता। अगर किसी की थोड़ी वीक है इंग्लिश, कोई बात नहीं, एवरीवन इज डिफरेंट। पर ये 30 में तो 30 आप पा सकते हैं, बिकॉज एमसीक्यू में तो आपको कुछ फ्रेम नहीं करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो 30 है ऑब्जेक्टिव एंड इंटीग्रेटेड एमसीक्यू सिनेरियोज, इसको सॉलिड बनाने का क्या तरीका है, प्लीज नोट इट डाउन। फुल पेज, लेट देम कॉपी वंस, लेट देम कॉपी। ये 70 + 30 अभी कॉपी करिए। ओके, आई एम अज्यूमिंग यू आर राइटिंग दिस। और ये आप क्रैक कैसे करेंगे, लेआउट, आर ओल्ड लेआउट। नाउ इसको आप कैसे क्रैक करेंगे, दिस हाउ टू हैंडल दिस लेआउट। 70 + 30, या दिस वन। या तो इसको आप कैसे 30 में 30 ला सकते हैं, आज ही एक मंत्र लिखवाता हूं। राइट इट डाउन एवरीवन। ICAI MCQ बुकलेट लिखो प्लीज। ICAI MCQ एंड केस सिनेरियो बुकलेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इस बार भी जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे, वो मेरे को बोले थे सर मैं आपको बुकलेट में क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया था, कि इंस्टीट्यूट के बुक को मैं क्लास में थॉरोली सॉल्व करवाऊंगा। तो ICAI का ये एमसीक्यू बुकलेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस। अभी लिखो कॉपी में। सर पीपीटी है ना, पीपीटी में नहीं दिया मैंने ये लिखकर, अभी आपको तैयारी करना है कि ICAI का एमसीक्यू बुकलेट, ये इंस्टीट्यूट के साइट पर रहता है। कई बार उन लोग आपको बुक के किट के अंदर भेजना भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसको प्रिंट ले लीजिए। उस बुकलेट को मेरे संग सॉल्व करना बहुत जरूरी है, बिकॉज 30 में से 25 क्वेश्चंस वहीं से यूजुअली रहते हैं। तो दिस इज अ वेरी गेम चेंजर स्ट्रैटेजी, स्पेशली अगर आप इंग्लिश में वीक हैं, लॉ के पेपर्स उतना अच्छे से जाहिर नहीं कर पाते आंसर्स को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस 30 में अच्छा स्कोर करें। बिकॉज ये 30 अगर सॉलिड हो गया तो आपका वो 70 में चाहे थोड़ा कम आया हो, मे बी 70 में आपने 42 ही लाया हो, पर इस 30 में अगर आप 27 ले आते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट आपके टोटल्स अपने आप ऊपर चले गए। तो स्ट्रैटेजी इज क्लियर, सब्जेक्ट का लेआउट पहले क्लियर है। सर ये 30 मार्क्स जो है, इसमें कंपनी लॉ भी रहता है, इसमें अदर लॉज भी रहते हैं। इट्स इन अ मिक्स्ड फैशन, 30 के अंदर मिक्स्ड फैशन रहता है। एंड पेपर में चॉइस भी रहता है, बट मुझे ये लगता है कि वो चॉइस सिर्फ बोलने के लिए चॉइस रह गया। द चॉइस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ द चॉइस, क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ करके वो ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए आप सोचिए कि पेपर में चॉइस है ही नहीं, आप तैयारी ऐसे करके जाइए कि कैसा भी पेपर आ जाए मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो इज दिस क्लियर?
तो हम लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब जानने के लिए आगे जाना है. बट बिफोर आई स्टेप इनटू द सिलेबस देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये लॉ पेपर है. सर, डू आई नीड टू लर्न वर्ड टू वर्ड? क्या मुझे चतुर बनना है? क्या हर सेंटेंस को मुझे बार बार बोल बोल कर याद करना चाहिए? शुड आई लर्न सेक्शन नंबर्स? ये 2 क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स आप जानते हैं ऑलरेडी. मैं तो क्या बोलूंगा, आप जो मेरे से सुन चुके हैं उनको पता, जो नहीं सुने अभी सुनेंगे. सबसे पहले सेक्शन नंबर्स शुड वी लर्न. अब मैं इसका डिप्लोमैटिक आंसर्स कैसे दूं, क्योंकि आंसर्स डिप्लोमैटिक है ही नहीं, एकदम क्लियर आंसर है. आई वुड से नो. नहीं याद करना है सेक्शन नंबर. सेक्शन नंबर याद करने की दरकार नहीं है. स्टार्ट रीडिंग. क्या वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है? विल जस्ट सी. ओके, देयर माइट बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है साउंड को लेकर. वील टेक केयर ऑफ दैट. पर एक बार लेट मी प्रोसीड. कुछ अगर साउंड में प्रॉब्लम हो, आप भी सुनते रहिए वहां पर एज अ स्टूडेंट. साउंड में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट सम ऑफ यू आर सेइंग कि हो रहा है, नहीं हो रहा है. एनीवेज, लेट मी प्रोसीड. बेसिक्स ही चल रहा है. वील टेक केयर ऑफ द साउंड इशू अगेन नेक्स्ट टाइम. ओके, फिर भी रूपल आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड कॉल सोमनाथ एंड डीके इफ देयर आर एनी इश्यूज. So should we learn section numbers? Answer is no. But what happens? कुछ sections इतने famous होते हैं कि उनके numbers आपको जानना जरूरी होता है. तो I'll write something for you. Please लिख लीजिएगा इस चीज को हमेशा के लिए. Few section numbers to be learned. या मैं लास्ट पार्ट यही बता रहा था, क्या मुझे वर्ड टू वर्ड लाइन हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना चाहिए, यही रिपीट हुआ था. तो वही मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, अगर कोई को साउंड को लेकर कुछ इश्यू हो गया था. फ्यू सेक्शन नंबर्स टू बी लर्न्ड, वी विल गाइड. तुम लोग लिख लेना, टीचर विल गाइड. कौन से सेक्शन नंबर्स लर्न करना है, यानी कि वो टेंशन तो हट ही गया कि सर सारे सेक्शन नंबर्स लर्न करने हैं क्या, सर सुबह सुबह उठकर रट्टा मारना है क्या. तो वो टेंशन आपका एकदम चला गया है. दैट ओनली फ्यू सेक्शन नंबर्स टू बी लर्न्ड. अब एक जन मेरे को एसएमएस करेगा, कर चुका है शायद, सर कितने नंबर्स याद करने पड़ते हैं. रुक जाइए, लेट द सिलेबस स्टार्ट. धीरे धीरे सब पता चल जाएगा. शुड वी लर्न वर्ड टू वर्ड, ये लाइन तो मेरे को एग्जाम हॉल से में जाने के फाउंडेशन के एग्जाम में भी लोगों का कॉल आया था. सर एक एक लाइन याद करना है क्या, एक वर्ड, हर वर्ड पर हम लोग को क्या लर्निंग दरकार है क्या. तो वो आप जानते हैं, इफ यू हैव एक्चुअली अटेंडेड माय टेस्ट अर्लियर, और नहीं किया तो इस बार सिखा दूंगा. लॉ में कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उनको आप ओमिट नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम यू कैन राइट इन योर वर्ड्स, बट टेक्निकल वर्ड्स कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. अब ये एक लाइन में मैं बयान नहीं कर सकता, जैसे आपको पढ़ाते जाऊंगा दिखाऊंगा आप क्या लिखते और क्या लिखना चाहिए. वो गैप मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन आई विल डू विथ यू. तो शुड वी लर्न वर्ड टू वर्ड, इसका आंसर आपको मैं एक लाइन में अभी नहीं दे सकता. इतना जरूर बोलूंगा, फॉर योर हैप्पीनेस each and every alphabet should not be learned, but at the same time you cannot dilute the technical words, you cannot skip the technical word, because आप law create नहीं कर सकते, आप express कर सकते हैं. You cannot create law, you can only express law. तो look here everyone, ये दोनों issues clear है. सेक्शन नंबर्स वाला लिख लेना, जो लोग पूछते हैं कई बार मेरे को, आज फर्स्ट पेज पे लिख लेना, जब भी तुम कॉपी मेंटेन करो, दैट थिंग इज टेकन केयर ऑफ. और एक चीज फिर बच्चा पूछता है, सर एक लास्ट बात बता दीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा ना, मैं पास हो जाऊंगा ना. ऑल इज वेल, इफ यू अंडरस्टैंड ऑल इज वेल, अपने आप आपको याद होने लगता है. एक कहावत सुना था ना,
प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है। उसी तरह याद किया नहीं जाता, याद हो जाता है। पढ़ते पढ़ते अपने आप धीरे धीरे चीजें डेवलप होने लगती है। कोई मैजिक नहीं है इसके साथ। ओके, तो आज पूरे बैच को क्लियर है। 70+30, हमारा ध्यान हमेशा इस 30 पर हटना नहीं चाहिए। इस 30 से अगर ध्यान हटा तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, मार्क्स कॉन्टेक्स्ट में कोई स्टूडेंट एवरेज या सुपर नॉर्मल नहीं होता, ऑल ऑफ यू आर वंडरफुल, बट मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस 30 पर अच्छा ध्यान देते हैं, यू कैन डू। क्योंकि पता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, एग्जाम के पहले मैंने लास्ट टर्म में भी 3 महीना पहले एक पेपर सेट किया था। मेरे पेपर्स थोड़े बदनाम होते हैं, मैं थोड़ा डिफिकल्ट सेट करता हूं। तो उसमें एमसीक्यू को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट जो हम लोगों से नहीं पढ़े थे वो भी चर्चा करने लग गए थे, एक पेपर कौन सेट किया है, ये इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज बहुत हैवी लग रहे हैं, जबकि इंस्टीट्यूट के मैट का ही था। तो स्टूडेंट्स आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस 70 मार्क्स। ये 30 लोगों को लगता है तो एक दिन पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, बट ये अगर साथ साथ में डेवलप करते हुए चलोगे, देन यू आर हैविंग अ वेरी सॉलिड रॉकिंग परफॉर्मेंस इन योर लॉ पेपर। और ये तभी संभव है संग संग में करने के लिए। नंबर ऑफ आवर्स कितना पढ़ना चाहिए सर रैंक लाने के लिए? शास्त्रों में भी नहीं लिखा है कि इतने घंटे पढ़ो और तथास्तु रैंक। इंजॉय करके पढ़ो, बिना टेंशन के पढ़ो। सो फार एज योर सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, मुझे पर्सनली लगता है दैट SMEIS जैसा जो सब्जेक्ट है वो आपको बाद में पिक करना चाहिए, बहुत बाद में, काफी बाद में पिक करना चाहिए। ऑडिट यूजुअली यू शुड स्टार्ट 1 month मिनिमम आफ्टर लॉ पेपर, 20 days आफ्टर लॉ पेपर, बिकॉज लॉ में कुछ ऐसे बेस बन जाते हैं जिससे आपको ऑडिट का पेपर बेटर समझ में आता है। एंड ऑफ कोर्स योर मेन फोकस शुड बी ऑन बोथ द अकाउंट्स, कॉस्ट FM एंड द लॉ पेपर। टैक्स हमेशा थोड़ा लेट शुरू करते हैं लोग, रीजन बीइंग कि टैक्स में अमेंडमेंट्स बहुत आते रहते हैं, तो टीचर्स को वो अमेंडमेंट्स तैयार करके बुकलेट रेडी करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो टैक्सेशन के ट्यूशंस यूजुअली थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं लोग। अब आप पूछेंगे सर हमारे एग्जाम में अमेंडमेंट्स है क्या, या आप लोग जो फुल पेन ड्राइव दे रहे हैं उसमें कहीं पूरी क्लासेस तो चेंज नहीं हो गई? नहीं, पूरी क्लास कभी भी चेंज नहीं होती है, बिकॉज फंडामेंटल्स रिमेन्स द सेम। अमेंडमेंट कितने महीनों तक एप्लीकेबल होता है? सपोज आपकी एग्जाम नवंबर 2023 में, सपोज, तो जो भी अमेंडमेंट 30 अप्रैल 2023 तक आता है वो नवंबर 23 तक यूजुअली एप्लीकेबल होता है। यानी अगर आपकी एग्जाम नवंबर 22 में थी तो 30 अप्रैल 2022 तक अगर कोई गवर्नमेंट के चेंजेस आएंगे जिसको सीए इंस्टीट्यूट आप पर लागू करेगा आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, देन दैट विल बी एप्लीकेबल। सर तो वो कैसे पता चलेगा? अगर मेरा एक फ्रेंड आप लोग से यहां से फुल पेन ड्राइव ले लिया है, कोई टेंशन नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल को बोलिएगा सब्सक्राइब कर ले, अपने मेल को चेक कर ले। लोग क्या करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप चेक करते हैं। आप लोग को भी आज सुबह ये सारे पीपीटीज मेल भी किए गए थे, और पीरियोडिकली और भी चीजें, बुक्स मेल भी किया जाएगा, फिजिकल भी मिलेगा। तो मेक द हैबिट ऑफ चेकिंग योर मेल्स, बिकॉज उसमें कई बार टेस्ट पेपर्स, रिविजन लिंक्स, लॉट ऑफ स्टफ्स आर सेंट। और किसी को अगर नहीं रिसीव हो रहा है तो आप amitbachawatclasses@gmail.com में भी मेल कर सकते हैं। इज इट ओके? सो भूमि पूजन का पहला सारा सजावट हो गया है, क्लास अभी भी शुरू नहीं हुआ है, अब क्लास शुरू होने वाला है। तो फुल पेज वंस, full page once. Yes. Can anyone tell me the meaning of this line? Full page रहने दीजिए, बच्चों को देखें कितना पता है। Companies Act 2013, it is a classic example of delegated legislation / subordinate legislation. Full page. Can anyone tell me in the batch, why do we call it delegated legislation? 2013. Why do we call it delegated legislation? Can anyone write? I'll read it. जल्दी सोचिए प्लीज। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट, प्लीज नोट इट इन योर कॉपी, शॉर्ट में लिख लो। अगर पीपीटी का आलस आ रहा है कि सर मिल तो गया पीपीटी,
अब आपको कॉपी मेंटेन करना है, इस बार फाउंडेशन की तरह नहीं चलेगा अंडरलाइन करके छोड़ दिए कॉपी में, हर दिन याद करके उसी दिन कॉपी में लिखोगे तो 1.5 2 पेज लिखना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी रेडी. Anyone can give me the answer? Let me read. Okay, Harish Goenka has written, the government gave right to other body for making this act. Okay, anything else? अच्छा, ICI MCQ बुकलेट वाली बात मैंने बोली थी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुकलेट. अगर इंस्टीट्यूट उसका प्रिंट ना भेजे तो आपको उसका प्रिंट लेना पड़ेगा. ओके, लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे हैं, ठीक है. लेआउट, लेट मी एक्सप्लेन. नाउ कंपनीज एक्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऑब्लिक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. ध्यान से सुनना. सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करता हूं, लुक हियर, ये एक सेंट्रल एक्ट है. दिस इज अ सेंट्रल एक्ट. कंपनीज एक्ट इज अ सेंट्रल एक्ट. पार्लियामेंट इस लॉ को बनाया है. सर पार्लियामेंट क्यों बनाया? अपने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बना देता हमारा कंपनीज एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बांटा हुआ है कि कौन से मैटर्स पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा. वो मैटर्स का बखान, वर्णन यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है. यूनियन लिस्ट में जो जो मैटर्स का नाम लिखा हुआ रहता है, जो जो एक्ट्स का नाम लिखा हुआ रहता है, उन पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा. एंड हमारा कंपनीज एक्ट यूनियन लिस्ट में अंकित है, उसका वर्णन वहां दिया हुआ है. तो पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉ ऑन द मैटर स्टेटेड इन द यूनियन लिस्ट. इज इट ओके? तो हमारे कंपनीज एक्ट पर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, ठीक है. अब पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाता है ये सब आपको ऑलरेडी पता है. दैट बिल को पास किया जाता है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, उसके बाद प्रेसिडेंट की सिग्नेचर्स मिलते हैं. ये एक समरी है. अब बिल भी कैसे पास होता है उसके पीछे भी बहुत कहानी होती है. फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, जो आपको अपने कोर्स में नहीं दरकार है, बट आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो दैट हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट. दे डोंट आस्क यू इन एग्जाम्स, बट आपको ये मजा आएगा जानने में. तो ये मैं बोल रहा था, डेलीगेटेड क्यों बोला जाता है. प्लीज लिसन. 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट था, बैकग्राउंड ध्यान से सुनो. 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट था, जो खत्म हो गया और उसकी जगह कंपनीज एक्ट 2013 आया था, उसके पीछे मेन एक कारण यह भी था, पुराने वाले कंपनीज एक्ट में सब चीजें एक्ट के अंदर रहती थी. अब जब एक्ट के अंदर सब कुछ है और चेंजेस आपको लाना है अगर, तो पार्लियामेंट में तमाशे होंगे. लोकसभा, राज्यसभा में क्या क्या टाइप के तमाशा होता है आपने कभी देखा होगा. लगता होगा सब्जी बाजार का सीन बेटर है उससे. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग चेंजेस, बिकॉज जब भी चेंज लाना है हमको पार्लियामेंट के थ्रू लाना है. तो इस बार जब नया 2013 वाला एक्ट बन रहा था, तो एक डॉक्टर जे ईरानी थे. अरुणा ईरानी के भाई नहीं, बोमे ईरानी के भी भाई नहीं, डॉक्टर जे ईरानी. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया जो फॉरेन कंट्रीज में बहुत चल रहा था, यूके में, अदर कंट्रीज में, कि हम एक्ट के अंदर मेन प्रिंसिपल्स रखते हैं और जो इंप्लीमेंट करने की डिटेलिंग है, प्रोसीड्यूरल मैटर्स हैं. ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो प्रोसीड्यूरल मैटर्स है, जो इंप्लीमेंटेशन की करने की चीजें हैं, वो हम रखते हैं रूल्स के अंदर. रिपीट करो वापस, अपने आप को समझाओ. इन दिस मॉडल व्हाट वाज एनविसाज्ड दैट द एक्ट विल कंटेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. मैं समझाऊंगा इसका मीनिंग भी. एंड द प्रोसीजर विल बी कंटेन्ड इन द रूल्स. सर क्या फायदा होगा उससे? उससे फायदा यह होगा कि कल को जब चेंज लाना हो प्रोसीड्यूर में, जब डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं एनवायरनमेंट के समय के अनुसार, जब चेंज लाना हो, तो रूल्स को एक बॉडी जो कि इस कंपनी को रेगुलेट करती है, कॉर्पोरेट सेक्टर को, वो बहुत इजीली ला सकती है रूल्स में चेंजेस. एक्ट में चेंज बार बार लाना मुश्किल है, बट रूल्स में चेंज लाना कंपैरेटिवली इजियर होता है. तो दैट इज व्हाई वी से दिस मॉडल Companies Act 2013 is a delegated legislation. Why we call it delegated? The act is made by parliament, but the parliament has delegated the power to make rules to another body जिसका नाम है डैश. चलिए जल्दी से डैश को भरिए. ओ दिख गया, सॉरी, भरने की दरकार नहीं, इट्स क्लियरली विजिबल. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. हमारे यहां बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं.
शायद 54-55 मिनिस्ट्रीज होंगी, बट यहां पर अभी बात हो रहा है दैट रूल्स बनाने का जो मिनिस्ट्री है दैट इज MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो डेलीगेट किया गया. सो व्हाई इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट. नाउ इसमें एक बहुत विशेष बात है कि जब रूल्स बन रहे होते हैं, रूल्स में कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग बात नहीं हो सकता कि जो एक्ट में बात लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड चला जाए. से मतलब एक्ट में कुछ चीज लिखा हुआ है दैट दिस कैन बी डन. सपोज एक्ट में लिखा हुआ है that there will be 7 members in a public company. To form a public company, 7 members are required. And to form a private company, 2 members. अब रूल्स में कहीं ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं लिख सकता है कि पब्लिक कंपनी बनाना है तो 9 मेंबर्स लिखो. दे कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट. दैट इज व्हाई वी कॉल इट सबऑर्डिनेट. यानी उससे ये सबऑर्डिनेट है. रूल जो बना रहा है दे आर सबऑर्डिनेट टू द लेजिस्लेचर. तो ये बैकग्राउंड पहले क्लियर हुआ. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज जैसे हमारा जीएसटी सुने हो, जीएसटी के जो रूल्स हैं, जीएसटी एक्ट जो है वो भी एक क्लासिक एग्जांपल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का. कि जीएसटी के जो रेट्स वेट्स और किस प्रोडक्ट पे जीएसटी कितना लगेगा वो सब रूल्स में आता रहता है, वो चेंज भी होता रहता है पीरियोडिकली. तो एडवांटेज क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, कोई फ्रेंड अगर पूछे, इट्स मच इजियर टू ब्रिंग आउट द चेंजेस इन फ्यूचर. और बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते रहते हैं. एक्ट को बार बार हम लोग छेड़खानी नहीं करते, उसमें सारे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंटैक्ट रहते हैं. तो ये लाइन बहुत जरूरी है. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू नोट इट डाउन फुल पेज वंस. ये लाइन, इवन इफ यू हैव द पीपीटी, नोट इन योर कॉपी दैट एक्ट इज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, रूल्स आर मेड बाय MCA. रूल्स आर मेड बाय MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. स्टार्ट डूइंग इट. या लेआउट. सो अभी तक हम लोगों ने यहां पर इन चीजों को फिर से देखा कि इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. और हु इज मेकिंग द लॉ? पार्लियामेंट. क्योंकि कई स्टेट लॉज भी होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, बट ये क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर रिफ्लेक्टेड है, दिस इज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट. एक चीज बताओ, क्यों, क्या रीजन होता है कि इतने सारे चेंजेस बार बार लाने पड़े हम लोग को? जैसे ये अगर आप देख रहे हो, ये एक चक्रव्यूह नहीं, मतलब ये जो समय का, कि पहले एक कंपनीज एक्ट था, इसको याद करने मत बैठ जाना. सम ऑफ यू नो नीड टू कॉपी ऑल्सो. जस्ट एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह हमारे यहां पर इतने सारे कंपनीज एक्ट आते गए और फिर वो रिपील होते गए, रिपील, एंड कई बार अमेंडमेंट आता गया. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क एनी ऑफ यू, difference between repeal and amendment. Can you reply in the chat box? REPEAL, amendment. दोनों में क्या फर्क है? Can anyone in the session who can write and explain me? गूगल करके आंसर मत दीजिएगा, बट कोई अगर एक्सप्लेन कर सकता हो. रिपील एंड अमेंडमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? ट्राई प्लीज. आई विल वेट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपील एंड अमेंडमेंट? क्या समझते हैं आप, इनमें क्या डिफरेंस है? एनीवन? ओके. तो एक बात बताओ, हमारा जो कंपनीज एक्ट 1956 है वो अमेंड हुआ था ना या रिपील हुआ था? व्हाट इज योर व्यू? 1956 की कहानी क्या थी? और देखो, ये देखो 2013 वाला जो हमारा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, वो क्या हुआ? रिपील हुआ है या अमेंड हुआ है? या व्हाट इज द स्टैंड? अभी जो अगर मैं बोलूं कंपनीज एक्ट कौन सा वाला चल रहा है? आंसर टू दिस. 1956 वाला अमेंड हो गया ना, आप ये बोलना चाह रहे हैं, है ना? यूट्यूबर्स, यूट्यूब व्यूअर्स एक्चुअली, बताइए. यस,
कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हो गया था. रिपील मतलब जड़ सहित पूरा उस एक्ट को उखाड़कर फेंक दिया गया. मतलब कंप्लीट obliteration of the whole act. That act was obliterated and a new act came into picture, Companies Act 2013. ये वाला खत्म और ये आज के दिन चल रहा है. सर चल रहा है, पर आपने तो यहां पे दिखाया है कि देखिए ये भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, और भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं. अमेंडमेंट्स क्या होता है? ये इन द एग्जिस्टिंग एक्ट होता है. अमेंडमेंट से याद रखना, कभी आप एक्स्ट्रा मैसेज आएगा, सपोज इन द मंथ ऑफ मार्च अमेंडमेंट्स इन कंपनीज एक्ट, और आपका एक क्यूट सा भोला सा फ्रेंड बोलेगा ए कंपनीज एक्ट रिपील हो गया, पता है वो जो 2013 वाला रिपील हो गया, 2022 में नया आ गया कंपनीज एक्ट. आप उसको यहां प्यार से लगाइएगा और समझाइएगा ये अमेंडमेंट है भाई. अमेंडमेंट एग्जिस्टिंग एक्ट में होता है, रिपील पूरा जड़ सहित उखड़ कर होता है. सो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन अमेंडमेंट एंड रिपील. कहां है ये? लुक हियर, लिखो इसको, स्टार्ट राइटिंग. ये लिखना पड़ेगा कम से कम आपको. राइट दिस ब्रैकेट. ये ब्रैकेट कॉपी करिए, कॉपी में आलस छोड़कर. सर पीपीटी है मेरे पास, लिखो ना. जैसे जैसे बोल रहा हूं, इस बार कॉपी मेंटेन होगी, इस बार कॉपियां भरेंगी, आप कॉपी को भरेंगे इस बार, बिना समझे, हैंडराइटिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं, लिखने के लिए. स्टार्ट डूइंग इट. सो रिपील इज ऑब्लिटरेशन. अपने हाथों से लिखो. ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, ये जब जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ाऊंगा ना, वहां ये सब क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है ये सारी चीजें. सो राइट इट डाउन. I will wait for 10 seconds. Copy, please, everyone. लिखो प्लीज. राइट इट डाउन जिनके पास कॉपी है. So repeal is obliteration of the whole act. An amendment is the change in the existing act itself. So ये changes क्यों आते हैं? Can anyone tell me why these changes are brought? हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 था, इसको लाने के पहले मतलब क्या मेन कारण था कि चेंज क्यों लाया गया? तो आपको यहां दिख रहा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कारण इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. शेयर होल्डर्स कंपनी में विश्वास करके पैसा लगाते हैं और डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स उसी पैसे से गबन करती है कई बार. तो कितना और रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके हमारे लॉज को, इसको ध्यान में रखते हुए द न्यू कंपनीज एक्ट केम इनटू पिक्चर. बहुत सारे स्कैंडल्स हुए थे उन सालों में, आपको पता है? 2 स्कैंडल्स के नाम बताइए जो उन सालों में बहुत नाम मतलब जोरों से था. इफ यू हैव हर्ड इन योर स्कूल्स आल्सो, 2 major corporate scandals in India which expedited the introduction of the Companies Act 2013. बताइए 2 ऐसे कंपनियों के नाम बताइए मुझे आप. यस, सत्यम और एक सहारा ग्रुप. सहारा ग्रुप यानी कि राजू एंड रॉय. आई वॉज अटेंडिंग लॉट ऑफ सेमिनार्स इन 2014 में दिल्ली जाता था. वहां पर एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, मतलब इन इंडिया इट्स प्रिवेलिंग, और दिल्ली के सेमिनार्स बहुत अच्छे होते हैं, एसोचैम एंड फिक्की. तो वहां पर बोलते थे कि द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 इज आल्सो नोन एज राजू एंड रॉय एक्ट. सो व्हाट इज दिस राजू एंड रॉय एक्ट?
सुब्रतो रॉय जो सहारा वाले थे, जो मेन आपने सुना होगा हमारे बंगाल के हैं, और बहुत बड़ा कर्मकांड हुआ था। तो वो कर्मकांड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर्स जब उनसे रिलेटेड पढ़ाने वाला हूं। पर उनके कारण आज जो हमारा और आपका सिलेबस बड़ा है उसमें सुब्रतो रॉय मामा जी का, चाचा जी का, काका जी का हाथ है। तो ये जो नए अमेंडमेंट्स लाए गए थे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनी को एथिकली चला रहे हैं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी में, एंड इंटरनेशनली बहुत सारी चीजें फॉलो हो रही थी। इंडेस आपने सुना होगा आजकल कंपनीज फॉलो कर रही हैं, तो हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं इंडेस को फॉलो करने के लिए। कंपनीज एक्ट में भी चेंजेस आया है। सो ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस को देखते हुए हमेशा परिवर्तन आता है। ये सब ब्रॉड बातें हो रही हैं। सर एक बात बताइए, आज आपने क्या करवाया हम लोग को? अभी खत्म नहीं हुआ है क्लास, थोड़ा सा बीच में जानबूझ के पॉज कर रहा हूं, तो थिंक व्हाट वी हैव डन। We talked about the syllabus. We also discussed how to hammer upon the syllabus because वो 30 marks जो MCQ and integrated case scenarios वाले होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें नेगेटिव मार्किंग को लेकर अभी नेगेटिव बातें मन में मत लाओ, अभी तुम पॉजिटिव सोचो। सेकेंडली इंपॉर्टेंट आज जो हम लोग देखें यहां पर कि कंपनीज एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है जिसमें पार्लियामेंट ही क्यों लॉ बना रहा है भाई? बिकॉज वो यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन्ड है और यूनियन लिस्ट के मैटर पर पार्लियामेंट लॉ बनाता है। ओके उसके बाद हम लोग एक ओपनिंग लाइन शानदार डिस्कस किए दैट कंपनीज एक्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बिकॉज रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बना रहा है जो एक्ट के बियॉन्ड कभी नहीं जा सकता। आज हम लोग ये भी पढ़े इसकी हिस्ट्री को, और हिस्ट्री पढ़ने के समय एक शब्द हमारे और आपके बीच में आया था, दैट इज रिपील एंड अमेंडमेंट। रिपील मतलब कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, amendment changes in the existing act itself. Is it okay? बताओ, पक्का? Okay. किसी को पता है what is a Baer Act? What is a Baer Act? Anyone knows what is Baer Act? I'll wait. दिखा रहा हूं, ये दिखेगा क्या? ग्रीन कलर का है ना? नो, बुक है, मेरे हाथ में एक बुक है वो गायब हो गई। मैं भूत नहीं हूं, ये बुक ग्रीन कलर की है। सो ग्रीन कलर की बुक जब होती है तो वो हमारे इस सॉफ्टवेयर उसको कैप्चर नहीं करता है। वाह, लोग मुझे भूत समझ रहे हैं। देखिए बेयर एक्ट क्या होता है? जो ओरिजिनल एक्ट पार्लियामेंट पास करता है या कोई एक्ट बनता है तो बेयर एक्ट में ओरिजिनल लिखा रहता है, एकदम जैसे एक्ट बना था, ना कोई मिलावट ना कोई सजावट। बहुत अच्छे तरीके से पब्लिशिंग हाउसेस उसको प्रस्तुत करते हैं। जब आप अपनी ऑफिस खोलेंगे सीए बनने के बाद, या आपके पापा अंकल या भैया जो ऑलरेडी सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास इनकम टैक्स का बेयर एक्ट रहता है, जीएसटी का रहता है, अलग अलग एक्ट के बेयर एक्ट रहते हैं। एक प्रोफेशनल के ऑफिस की शोभा वहां पर वो आर्टिफैक्ट से नहीं बढ़ता कि कितना सुंदर आर्टिफैक्ट्स लगाया या शैंडलियर लगाया ऑफिस में, नहीं। उनके यहाँ किस टाइप की बुक्स हैं, कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट है या नहीं है। रमैया बोलकर कंपनीज एक्ट में गीता है, गीता 5-6 वॉल्यूम्स की आती है जो हर सेक्शन पर डिटेल्ड कमेंट्री होती है, पुराने जमाने की किताब है। अब लोग आजकल फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी लॉ इज वेल नोन टू एवरीवन, और अमेंडमेंट्स इतना आता रहता है कि वो बुक सब उतनी अपडेटेड नहीं है। बट अदरवाइज अगर आप ऑफिस खोल रहे हैं तो रमैया आपके यहाँ होना चाहिए, बेयर एक्ट होना चाहिए। सर ये अभी तो ऑफिस खोलने में देरी है, आप ये क्या बात बोल रहे हैं? ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, लिसन टू मी केयरफुली। एक स्टूडेंट मेरा एक बार पीडब्ल्यूसी में इंटरव्यू के लिए गया तो उसको वहां पूछा, have you studied a Baer Act? Have you referred a Baer Act when you are preparing for law? And वो genuinely बोला, yes, I have referred. Baer Act क्या होता है? जैसे मैं भी आपको लॉ पढ़ाऊंगा, पर कभी अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो, कोई फ्रेंड बोल रहा है सपोज कि देख ये ना सर के बुक में ऐसा लिखा हुआ है पर ये इंस्टीट्यूट के बुक में ये है, और एक फ्रेंड बोल रहा है नहीं सीएमए इंस्टीट्यूट के बुक में ये है, एक जन बोल रहा है नहीं सीएस इंस्टीट्यूट के बुक में ये मैटर ऐसा लिखा हुआ है। आप किसका फॉलो करोगे? आप फॉलो करोगे बेयर एक्ट का, कि आखिर ओरिजिनली गवर्नमेंट का बेयर एक्ट क्या बोल रहा है। गूगल फॉलो मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। गूगल में क्या होता है, कई बार आर्टिकल्स आप लोग गूगल में देखते हो और फिर हम लोग को फोटो भेजते हो, सर आपका रॉन्ग है सर, ये गूगल में मैं देखा हूं। गूगल में तुम किस तारीख के आर्टिकल को देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, तुम पुराना देखकर मेरे को फोटो भेज रहे हो, अंडरस्टूड? तो ये मत करना, पुरानी चीजों को देखकर आप मेरे को फोटो भेज रहे हो। आज एक स्टूडेंट मेरे को फोटो भेज रहा था, सर लॉकडाउन हो गया, आज की बात है, सर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, कैन यू इमेजिन?
स्टूडेंट की गलती नहीं थी। क्या हुआ था, उनके घर पर भूल से यूट्यूब चल रहा था, वहां पे पुराना यूट्यूब का लॉकडाउन का वीडियो आने लगा। तो यही गूगल और यूट्यूब की प्रॉब्लम होती है। पुराना लॉकडाउन का वीडियो अगर आपने घर में किसी को बुद्धू बनाना हो ना, आप भी कर सकते हैं आज ट्राई। वो पुराना यूट्यूब में जो लॉकडाउन का वीडियो था वो प्ले कर दीजिए जोर से, और सबको इकट्ठा करो, अरे लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन लॉकडाउन। वैसे ही आप लोग क्या करते हैं, गूगल में कोई पुराना डेटा देखकर हम लोग कोई फोटो भेज देते हैं, सर ये रॉन्ग है आप लोग जो पढ़ा रहे हैं। अरे वो गूगल का कब का अपलोडेड चीज है जो आप रेफर कर रहे हैं। ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं, जहां इंटरनेट का फायदा हुआ है वहां कई बार हम लोग पुरानी चीज को गूगल से ही निकाल कर रॉन्ग चीज को पढ़कर खुश हो जाते हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपडेटेड चीजें, बेयर एक्ट, लेटेस्ट बेयर एक्ट को रेफर करते हुए चलें। तो हर साल मैं 2 बेयर एक्ट खरीदता हूं, क्योंकि हर 6-6 महीना में बेयर एक्ट चेंज होता रहता है। आपको नहीं खरीदना है, यू डोंट हैव टू बाय, आई विल अपडेट माई सेल्फ एंड आई विल बी स्प्रेडिंग द राइट इंफॉर्मेशन अमंगस्ट यू। तो मेरी पढ़ाई सिर्फ वो इंस्टीट्यूट के मैट पर आधारित नहीं है, उस पर ऑफकोर्स सबसे पहले है मैट, सेकेंडली बेयर एक्ट्स एंड लेटेस्ट गवर्नमेंट सर्कुलर्स, जो भी 30 अप्रैल 2022 तक आता रहेगा। जो आपके लिए रेलिवेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा इन द मंथ ऑफ मई जून। सो यू नीड नॉट वरी ऑन दैट अकाउंट। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, रिपील, अमेंडमेंट्स, कैसे कैसे चेंजेस लाए जाते हैं एक्ट में, क्यों लाए जाते हैं, ये हम लोग को पता चल गया। नाउ लुक हियर all of you, this is over. Did you copy this difference between repeal and amendment? Okay, now very important part, very important, listen to me carefully. एक बार full screen रखो, बच्चे इसको कॉपी करेंगे, they have to copy, start copying this. अब इसको तुमको कलर्स नहीं भरना है, पर तुम ये हेडिंग लिखो अपने कॉपी में, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। नेक्स्ट 3 क्लास कोई मैथ नहीं चाहिएगा, मैं कल भी क्लास लूंगा, टाइम आपको रात को कंफर्म कर दूंगा या दिन में। आई बी टेकिंग 2-3 क्लासेस कंटिन्यूअसली बिकॉज लिंक रहता है सब्जेक्ट का। प्लीज नोट इट डाउन, ये चार्ट को एक नोट करो, स्पेशली दिस पार्ट, छोटा सा ही है, कलर्स मत भरने लग जाना, टाइम लगेगा। आई विल एक्सप्लेन, आई विल गिव यू 10 seconds मोर। ओके, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है दैट इज पार्लियामेंट। एज आई टोल्ड यू कि ये मैटर यूनियन लिस्ट में है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, अगर ये मैटर स्टेट लेजिस्लेचर में होता तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लॉ बन गया, लॉ के अंदर रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बना रहा है ताकि एक्ट में लिखी हुई बातों को हम इंप्लीमेंट कर सके। तो इन एग्जीक्यूटिव के अंदर हम यूजुअली एमसीए को पहचानते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कई लोगों का मानना है कि एमसीए को मुझे लेजिस्लेटिव विंग में भी देना चाहिए बिकॉज रूल्स भी एक लॉ मेकर का काम होता है बनाना। बट अगर मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से देखूं तो लॉ तो पार्लियामेंट ने बनाया था, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बन रहे हैं। सो टू एग्जीक्यूटिव इज बेसिकली इन्फोर्सिंग लॉ बाय मेकिंग द रूल्स। और इसके लिए ये जो 2 वर्ड्स अब आप देखोगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। रीजनल डायरेक्टर, मैं वेट कर रहा हूं, एंड और एक वर्ड है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। लिखिए, अभी अभी लिखिए, वेट कर रहा हूं मैं वापस से। रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, बताऊंगा कि एमसीए इनके थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करवाता है लॉ को। 7 RDs in India. And ROC, the registrar of companies. ROC is registrar of companies. Okay, written
लेआउट। लेट मी एक्सप्लेन, ध्यान से सुनो अब जो मैं बोल रहा हूं। रीजनल डायरेक्टर्स एंड आरओसी, पहले तो आपको बता दूं ये इंडिविजुअल्स होते हैं। नाम क्या है? रीजनल डायरेक्टर। ये गवर्नमेंट का एक ऑफिस है। इंडिया में 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं। देयर आर 7 रीजनल डायरेक्टर्स इन इंडिया। रीजन्स उनके बांटे हुए हैं। सर इन लोग क्या करते हैं? रीजनल डायरेक्टर्स क्या करते हैं? इनके एरिया में, इनके रीजन में जो जो आरओसी ऑफिसेज होते हैं उन पर ये सुपरविजन करते हैं और उनके कामकाज को देखते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर आरओसी क्या करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ये क्या करता है? तो आरओसी, अगर आप कंपनी बनाते हैं तो वो आप एमसीए के पोर्टल पर आरओसी, मतलब व्हेन वी से आरओसी वी मींस www.mca.gov.in, यानी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है www.mca.gov.in, यहां पर आप ई फाइलिंग करती है कंपनीज ई फाइलिंग बहुत बार करती है। फॉर्मेशन के समय करती है, इवेंट कुछ ऐसे ऐसे ट्रिगर होते हैं तो करती है, कुछ क्वार्टर या साल खत्म होता है तो हमें इंफॉर्म करना पड़ता है आरओसी को। यानी आरओसी किस तरह ये देखता है कि कंपनी के कामकाज ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, उस पर जो पीरियोडिकली पोर्टल्स पर इंफॉर्मेशन आता है कंपनी के द्वारा, उनको उन लोग सुपरवाइज करते रहते हैं कि कंपनी कैसे चल रहा है। यानी कि आरओसीज उनके रीजन में जो कंपनीज हैं वो ठीक से फ्लोट हुई हैं क्या, ठीक से उनका मैनेजमेंट चल रहा है क्या, ये सब पर नजर रखता है। कई तरीका है, यानी कि आरओसी पे नजर रख रहा है रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर पे नजर रख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इफ यू सी द हायरार्की, एमसीए, रीजनल डायरेक्टर, आरओसीज। तो रीजनल डायरेक्टर 7 हैं भारत में, आप गूगल करोगे तो दिख जाएगा एड्रेस। आरओसीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हर स्टेट में ऑलमोस्ट एक आरओसी है। ऑलमोस्ट, यूजुअली कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो बहुत बैकवर्ड होते हैं, वहां पे 4, 5, 7, 8 स्टेट मिला के एक आरओसी होता है। बट अदरवाइज इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट देयर इज वन आरओसी। अंडरस्टूड? और व्हेन आई से आरओसी, तो आरओसी का कोई फ्रंट ऑफिस नहीं है, कोई फिजिकल ऑफिस आप जाते नहीं है आजकल आरओसी ऑफिस। ऑनलाइन ही आपको अपने फाइलिंग्स जमा देने पड़ते हैं। नोट इट डाउन प्लीज, ई फाइलिंग प्लीज नोट करिए। दिस इज द वर्चुअल फ्रंट ऑफिस। आरओसी का एक ऑफिस जरूर होता है जहां उन लोग बैकएंड में अपना काम वाम करते हैं, उसमें हम और आप ऐसे फ्रीली जा नहीं सकते। जब कुछ जरूरी काम होता है या कॉल किया जाता है, देन वी गो एंड मीट देयर। नोट इट डाउन, www.mca.gov.in। आज होमवर्क है, इस साइट को खोल के देखोगे, ये है वो मिनिस्ट्री का पोर्टल जहां पर आप ई फाइलिंग करते हैं। जब व्हेन आई से दैट इट इज फाइल्ड विद आरओसी, लिखो प्लीज, फाइलिंग, ई फाइलिंग विद आरओसी मींस फाइलिंग ऑन दिस पोर्टल। और ई फाइलिंग कब कब होता है? एनीवन? फॉर्मेशन के समय आपको ई फाइलिंग करना है, इवेंट बेस्ड, पीरियड बेस्ड। हर साल भी कुछ चीजें जाएगी, कुछ इवेंट हुआ, सपोज शेयर अलॉटमेंट हुआ तो आपको ई फाइलिंग करना पड़ रहा है। ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे अलग अलग 3 स्टेजेस हैं। लिखना शुरू करिए, फुल पेज, दे विल राइट इट प्लीज। लिखिए, स्टार्ट राइटिंग प्लीज। 7 regional directors in India. Formation, event based, period based. कई बार आप आरओसी के पास इस तरह फाइलिंग कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भारत में रीजनल डायरेक्टर्स कितने हैं? 7 हैं। ये चेंज भी हो सकता है, भविष्य में हो सकता है और क्रिएट हो जाए। आरडीज आर सुपरवाइजिंग आरओसीज, और आरओसीज किस तरह ये इंश्योर करते हैं कि आप जब फॉर्मेशन की होंगे तब बहुत सारे वहां पे जमा हुआ होगा उनके पेपर्स। कई इवेंट्स होते हैं तब आरओसी को इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं जो हर पीरियड के एंड पर आरओसी के पास जानी चाहिए। तो इस तरह एग्जीक्यूटिव इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस। लेआउट, तो ये जो आरओसी ऑफिस होता है इसमें इंडिविजुअल ऑफिस होल्ड करता है। इन रियल लाइफ व्हाट हैपेंस मैं आपको बता रहा हूं। आरओसी का जो प्लेस है वो इंडिविजुअल का है। वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही वॉज आरओसी सन। सर वापस बोलिए, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। यस, इन 2014-15 कैलकाटा में जो आरओसी थे उनका बेटा हमारे से पढ़ता था।
तो वो कलकत्ता के इकलौते आरओसी नहीं थे। यहां बुक्स में लिखा रहता है आरओसी एक है, पर रियल लाइफ में व्हाट हैपेंस, आरओसी के ऑफिस के अंदर कई पोस्ट क्रिएटेड रहते हैं। ये नॉलेज के लिए सुनना, असिस्टेंट आरओसी, डेप्यूटी आरओसी, और असिस्टेंट आरओसी भी कलकत्ता की जहां तक मुझे पता है 2-3 ठो हैं, शायद गूगल करने से नाम मिलेगा। असिस्टेंट आरओसी, डेप्यूटी आरओसी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, ये आपको बता रहा हूं। तो वो सब आरओसीज हैं, बट उनका पोस्ट इस तरह क्रिएट हो गया ताकि कई लोग मिलकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर कर सके। रीजनल डायरेक्टर्स भी इंडिविजुअल होल्ड करता है, पर उसमें भी कई पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। जैसे एमसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसमें सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डेप्यूटी सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस तरह से पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। वैसे आपको पता होगा एमसीए की हेड कौन है? निर्मला सीतारमन जी। शी इज होल्डिंग बेसिकली 2 मिनिस्ट्रीज। सो यहां पर पता चला कि पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट में होने के कारण वो लॉ क्रिएट करता है। और कई बार क्या होता है पता है, हमारे कंपनीज एक्ट में भी हुआ है, ऑर्डिनेंस क्रिएट हुआ है। ऑर्डिनेंस आपको अगर सिविक्स में पढ़ा होगा, इट्स अ टेम्पररी लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है, बजट सेशन सुना होगा आपने, मॉनसून सेशन सुना होगा, विंटर सेशन सुना होगा, बीच में अगर कोई गैप आ गया, कोई मैटर अर्जेंट है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक अ लॉ, दैट इज अ टेम्पररी लॉ, और वो कुछ ही दिनों तक वैलिड रहता है, कुछ ही महीनों तक, कुछ ही हफ्तों तक, और बाद में उसका इफेक्ट हो सकता है खत्म हो जाए, हो सकता है ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाए अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर दे। तो ये एक बैकग्राउंड यहां पे दिया हुआ है, जो भी डिटेल में मैं ऑर्डिनेंस के प्रोसेस में नहीं जा रहा हूं। स्टेट लेजिस्लेचर भी ऑर्डिनेंस बनाता है। अगर कोई स्टेट लॉ होता है और स्टेट लेजिस्लेचर अगर सेशन में नहीं है, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस बनाता है। सॉरी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट भी ऑर्डिनेंस बना सकता है स्टेट लिस्ट वाले मैटर पर। पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक द ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो ये देखिए, व्हेन आई टॉक अबाउट लॉ, तो लॉ जैसे मैं बोलता हूं लॉ, पार्लियामेंट क्रिएट्स लॉ। अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं, एंड लॉ का और क्या नाम हो सकता है? एक्ट, इनैक्टमेंट, एंड व्हेन आई से लॉ, तो लॉ के अंदर ऑफ कोर्स रूल्स भी आते हैं, बिकॉज एनफोर्समेंट कैसे होता है? रूल्स के द्वारा होता है। कुछ कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे रेगुलेशंस होते हैं, जैसे आरबीआई एक्ट नाम सुना आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। वहां पे जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो रेगुलेशंस बनाया है, रूल्स की जगह नामकरण दिया है रेगुलेशंस। तो वो बेसिकली थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बट जो भी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन नेवर गो बियॉन्ड द एक्ट। तो ये बैकग्राउंड पहले रेडी हो गया कि लेजिस्लेटिव बॉडी इज क्रिएटिंग लॉ, executive is implementing it through rules, through supervision, that is regional directors and ROCs, they are discharging their functions properly. And कई बार जब dispute हो जाए, this is very important, लिखोगे आप, NCLT and NCLAT, National Company Law Tribunal, NCLT, ये ट्राइब्यूनल कोर्ट की तरह होता है, but they are exactly not courts. तो एनसीएलटी एंड नेक्लैट, आप एनसीएलटी से सेटिस्फाई नहीं है, उन्होंने कुछ डिसाइड किया अगर डिस्प्यूट में, तो आप एनसीएलएटी के पास जा सकते हैं। सर एक नया नाम और दिख रहा है मुझे, दैट इज स्पेशल कोर्ट्स। क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं हमारे कंपनीज एक्ट में। अगर कोई डायरेक्टर ने कुछ क्रिमिनल नेचर का काम किया है तो स्पेशल कोर्ट्स विल बी हैंडलिंग। तो ये नाम लिखो प्लीज, जुडिशरी के अंदर एनसीएलटी। ओके, नेक्स्ट NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal, and next Special Courts। इतना लिख लो, ठीक है। तो ये जुडिशरी के अंदर आप देखोगे लेआउट वंस, प्लीज नोट इट डाउन। Is it better now? Okay. NCLT, NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal, ये बॉडीज के नाम है जिनको जुडिशरी विंग के अंदर डाला गया है। सर एक बात बताइए, आपने जो आज पढ़ा रहे हैं आप, वो कितने मार्क्स का आएगा? आज जो पढ़ा रहा हूं मार्क्स का नहीं है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे कुछ नहीं कर सकते। जेन्युइनली स्पीकिंग, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, मार्क्स के एंगल से कुछ नहीं हुआ अभी तक शुरू। भूमि पूजन हो रहा है, मंत्र जापे जा रहे हैं, ताकि आपको ये पढ़ाई के दौरान ये सारे वर्ड्स आने वाले हैं नेक्स्ट 5 महीने में। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स, एनसीएलटी, एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, एंड स्पेशल कोर्ट्स
for criminal cases, for criminal offenses under company law. ओके तो अब आप अपना पेज देखिए. अगर मैं ये हेडिंग प्लीज देखो. अगर आपने मेरे बोलने के बाद भी अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो पछताओगे. पता चलेगा आज से ही आलस घुस गया बॉडी में. एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में वी हैव लेजिस्लेटिव, वी हैव एग्जीक्यूटिव, वी हैव जुडिशरी. एकदम मुंह पर फिट है. जो व्हेन आई से एग्जीक्यूटिव तो एमसीए, आरडी, आरओसीज दिख रहा है. व्हेन आई से जुडिशरी, एनसीएलटी, एनसीएलएटी एंड स्पेशल कोर्ट्स. तो देखो यहां पर ट्राइब्यूनल के बारे में मैंने कुछ लिखा है. स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन. हाँ ठीक है, फाइन, लेट इट बी. ट्राइब्यूनल इज लाइक अ कोर्ट विच पास जजमेंट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर लॉ, बट दे आर एक्चुअली नॉट कोर्ट्स. दे डिसाइड केसेस रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट और कई और एक्ट्स हैं. आप पढ़ोगे लाइफ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वहां भी एनसीएलटी डिसाइड करते हैं केसेस को. तो एक छोटा सा नोट जरूर लिखो कॉपी में. दे आर लाइक अ कोर्ट बट दे आर नॉट एक्चुअली कोर्ट्स. बिकॉज कोर्ट को क्या होता है ना, सिविल प्रोसीड्यूर कोड एक एक्ट है, वो अप्लाई करता है डिटेल में. एनसीएलटी को सिविल लॉ के सारी चीजें अप्लाई नहीं करती, कुछ कुछ चीजें अप्लाई करती है जो हम लोग देखेंगे. सो ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट में ऑफ कोर्स फर्क है. ओके, दे आर सिमिलर बट दे आर एक्चुअली नॉट कोर्ट. डिटेल कोर्ट रूम्स यहां पर प्रोसीड्यूर्स फॉलो नहीं होते हैं. ओके, तो अभी तक व्हाट हैव वी डन? वी हैव डन टुडे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. किस तरह हमारे कंपनीज एक्ट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों चीजों का विभाजन हुआ है. चीजें कैसे एक दूसरे के अंदर आ रही हैं, क्या क्या टाइप के बॉडीज के नाम यहां है. रिपील एंड अमेंडमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, हमने ये भी देखा. आज हमने ये समझा कि जो कंपनीज एक्ट 2013 आया था, क्या कारण था, बैकड्रॉप क्या था, कॉर्पोरेट स्कैंडल्स कौन से वाले उस समय हुए थे. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. एंड ये है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो हमने अभी अभी देखा है. नाउ लुक हियर एवरीवन. वेट. चलिए अब आपसे थोड़ा हलचल मचाता हूं. आई सेड दैट हर स्टेट में आरओसी ऑफिस है. हां, मैंने ये भी बोला कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 3-4 स्टेट के बीच में एक आरओसी है. पर क्या आप मुझे ऐसा नाम बता सकते हैं, प्लीज गूगल मत करना, इफ यू नो लेट मी नो. 2 स्टेट्स, भारत में ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर एक ही राज्य में 2-2 आरओसी ऑफिसेज है. मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 स्टेट्स वेयर वी हैव 2 आरओसी ऑफिसेज. भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जहां एक ही स्टेट में 2-2 आरओसी ऑफिस, यानी कि वहां एरिया बांटा हुआ है कि इस राज्य में, बहुत बड़ा राज्य है जहां पे कुछ जोन ये वाला आरओसी के अंदर आएगा, ये वाला जोन इस आरओसी के अंदर आएगा. नंबर ऑफ कंपनीज भी वहां ज्यादा है. चलिए लेट मी नो, देखें कितने लोग नाम लिखते हैं. लोग लिख रहे हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात. ओके, एनीवन एल्स? आंसर इज महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. ध्यान से देखो प्लीज. महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर एक ही राज्य में 2 आरओसीज है. ये आने वाले क्लासेस में बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं. कई लोग जो आलस है ना, अच्छा लगता है 2-3 दिन ज्ञान वाली क्लासेस होगी, आई विल ज्वाइन फ्रॉम अ प्रॉपर चैप्टर. ओके सर, अच्छा लगा, बाय. डोंट डू दैट. क्योंकि ये जब उस दिन वो चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे केस स्टडी के अंदर ये इंफॉर्मेशन होगा और तब आपको ये पढ़ा हुआ बात याद रहेगा कि यस, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे 2-2 आरओसीज हैं एक ही स्टेट के अंदर. यानी महाराष्ट्र में बांटा हुआ है जोन, तमिलनाडु में भी यही सिचुएशन है. ओके, अच्छा एक और बात बताओ. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रेगुलेट करता है कौन से एक्ट को? अभी अब तुम लोग आज सीखे थे कंपनीज एक्ट. कुछ और 1-2 नाम बता सकते हो कि और कौन कौन से कानून को एमसीए गवर्न करता है? विच अदर लॉज आर गवर्न्ड बाय एमसीए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और कौन से कानून को गवर्न करता है? विच अदर लॉज आर गवर्न्ड बाय एमसीए? एनीवन इन द वीडियो रूम? आई विल वेट फॉर 5 seconds.
LLP Act and IBC Code. Yes, Limited Liability Partnership Act and IBC Code. LLP Act and IBC. Remember this, okay? LLP Act and IBC Code. ये दोनों जो हैं, ये दोनों ही MCA के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, जो आपके LLP उसमें भी दिया हुआ था. प्लीज नोट इट डाउन. ये दोनों कॉपी में कॉपी करो. पीपीटी है तो भी ये दो लाइंस कॉपी में आने चाहिए. डू इट प्लीज. स्टार्ट डूइंग इट प्लीज. अच्छा, जो लोग लाइव एट होम वाला बैच लिए हैं, अभी शुरू में यूट्यूब लिंक से हो रहा है, बट लेटर ऑन ये हमारे ऐप के थ्रू होगा, एडुदोस्त ऐप के थ्रू. वहां पर एक कोर्स क्रिएटेड होगा, स्टे अहेड, या जब भी आपका एग्जाम का टर्म लिखकर आपको नोटिफिकेशन जाएगा. अभी कुछ शुरू में मैं जब तक बेसिक क्लासेस ले रहा हूं इस पूरे वीक में, ऑलमोस्ट एवरी डे आई विल डू इट थ्रू माय दिस यूट्यूब लिंक. कल की टाइम आपको भी रात तक बता दूंगा, एक बार मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा अगर मैसेज ना आए तो. पर है, कल भी क्लास है. या आई एम बेटर नाउ. आई वॉज कोविड पॉजिटिव, नाउ आई एम ए नेगेटिव मैन. हाँ, अभी जल्दी ठीक हो जा रहा है. या रिटन एवरीवन? ओके, वेरी गुड. चलिए, तो ये आरओसी के बारे में हमने देखा था यहां पर बहुत कुछ. नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ गजब होने वाला है. अब भूमि पूजन जोरों से चल रहा है. अभी तक मैंने इस चैप्टर के अंदर नहीं शुरुआत किया है कुछ भी. आई हैवंट स्टार्टेड. आई वांट टू आस्क अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तुम लोग पहले से आंसर्स मत देखो. यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड लेआउट. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको अब हम लोग अंदर लेके जा रहे हैं. एक्ट के अंदर द्वार खुल रहा है. द कंपनीज एक्ट 2013, 470 सेक्शंस हैं यहां पर. 470 सेक्शंस. पर आपके सिलेबस में नहीं है 470. आपको सिर्फ सेक्शन 1 से 148 तक पढ़ना है. सीएमए कोई करता है तो उसको भी सेक्शन 122 तक पढ़ना होता है, और उनको भी रिमेनिंग पोर्शन 148 तक उनके ऑडिट के पेपर में. बट सीए इंटर में सेक्शन 1 से 148 तक है. इन द कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स पेपर, 40 मार्क्स आर अदर लॉज. शेड्यूल्स क्या होता है और सेक्शन क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी डिफरेंस बिटवीन? तुमने अपने अकाउंट्स क्लास में शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल पढ़ा है अकाउंट्स क्लास में? लेट मी नो. शेड्यूल 6 पढ़ा है या शेड्यूल 5 पढ़ा है अकाउंट्स में? विच शेड्यूल हैव यू स्टडीड इन योर अकाउंट्स क्लास? लोग अकाउंट्स भी भूल गए. फेवरेट सब्जेक्ट है भाई उनका तो. शेड्यूल 3 पढ़ा है आपने अकाउंट्स क्लास में. कई लोग 6 लिख भी रहे हैं. वो शेड्यूल 6 पुराने कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट और के फॉर्मेट को बोलते थे. व्हाट आर यू राइटिंग? समवन व्हाट्सएप में शेड्यूल 6 बोलूं आपके अकाउंट सर को? ये शेड्यूल 3 की बात हो रही है. तो शेड्यूल्स ये भी एक्ट का पार्ट होता है. पता है सेक्शन नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है एक्ट में? व्हाई द सेक्शन नंबर इज इंपॉर्टेंट? अगर सेक्शन नंबर नहीं होता ना, इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग. तो अगर मेरे को अचानक जनरल मीटिंग का टॉपिक खोलना है तो मैं कैसे पहुंचूं? शुरू से 1 से पढ़ना शुरू करूं? तो सेक्शन नंबर डालने से क्या होता है? सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये मैटर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर है. तो ये जो सेक्शंस होते हैं इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ होता है. जब आज मैंने क्लास शुरू किया था, एंड आई टोल्ड दैट कंपनीज एक्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो सेक्शंस आर प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. ओके सर, तो रूल्स क्या होता है? रूल्स जैसा मैंने बोला था, इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोसीड्यूर्स, जो प्रोसीड्यूरल पार्ट है वो रूल्स के अंदर रहता है. हाउ टू इंप्लीमेंट द प्रोविजंस, जो एमसीए बनाता है. तो ये चीजें आपको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा. बेसिक्स, दैट सेक्शन इज कंटेनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, रूल्स आर कंटेनिंग द प्रोसीड्यूरल स्टेप्स एंड हाउ टू इंप्लीमेंट द लॉ. तो आप, हमारे सिलेबस में एक्ट भी है, हमारे सिलेबस में रूल्स भी है. लेट मी क्लैरिफाई, एक्ट एंड रूल्स दोनों है सिलेबस में. यानी सेक्शन 148 तक जो सेक्शंस हैं उनके रेलिवेंट रूल्स भी मैं आपको अपने स्टाइल से इंस्टीट्यूट के मैट के अनुसार जगह जगह ये पढ़ाता रहूंगा. ओके, नेक्स्ट कम्स
Notifications. Look here, everyone. What do you mean by notification? Notification शब्द से क्या समझते हैं आप? Notification मतलब अनाउंसमेंट बाय एमसीए। ये जो रूल्स आते हैं ये सब अनाउंस किए जाते हैं। कहां पर अनाउंस किए जाते हैं प्लीज लिखो। इन ऑफिशियल गैजेट, यानी कि गवर्नमेंट का ये एक पब्लिकेशन है। जो भी लॉज बनते हैं ना वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होते हैं। जब पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो वो अपने ऑफिशियल गैजेट में लेके आता है। जब स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी ऑफिशियल गैजेट होता है। हिंदी में बोलते हैं भारतीय राजपत्र। तो ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है जिसमें सारे टाइप के अनाउंसमेंट्स, रूल्स, एक्ट्स सारे वहां पब्लिश होते हैं। तो लुक हियर एवरीवन, 1, 2 and 3 प्लीज कॉपी जो मैंने टिक किया, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, रूल्स में प्रोसीड्यूर है एंड हाउ टू इंप्लीमेंट, एंड नोटिफिकेशंस में जो गवर्नमेंट एमसीए लेके आता है नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशंस आते हैं, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड देयर। तीनों चीजें क्लियर है। एक्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, रूल्स में हाउ टू इंप्लीमेंट द प्रोविजंस। प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी, क्योंकि फाइनली जब इस तरह छोटे छोटे क्लास नोट्स के द्वारा आपकी कॉपी रेडी हो जाएगी, वो रिवीजन में बहुत काम आता है। ऑफ कोर्स बुक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, बट खुद के जो फाइन ऑब्जर्वेशंस होते हैं दैट रियली हेल्प्स, और खासकर अपने लिखा हुआ हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आज मैं पूरा बुक लिखना शुरू कर दूं? पूरा बुक लिखा हुआ कोई फायदा नहीं है। फाइन पॉइंट्स, समरी पॉइंट्स, द टेक्निकल पॉइंट्स। तो ये तो हम लोग बात कर ही रहे थे कि मिनिस्ट्रीज कमिंग आउट विथ रूल्स। तो ये नोटिफिकेशंस जो अब तुम्हारे मोबाइल में अब तुम लोग हाँ नोटिफिकेशन आता रहता है ना, जब तुम लोग ऐसे अलर्ट हो जाता है अरे क्या आया नया, तो ये ऑफिशियल गैजेट में आप लाते हैं। ऑफिशियल गैजेट क्या है? इधर देखो, अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो ऐसे ही, इट इज द लीगल न्यूज़पेपर ऑब्लिक ऑफिशियल जर्नल ऑफ अ कंट्री, अगर मैं पार्लियामेंट के एंगल से बात कर रहा हूं, विच पब्लिशेस द टेक्स्ट ऑफ न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस। इसको लिखने की दरकार नहीं है, पर हाँ ये जरूर लिख लो, ये वो वेबसाइट है एनआईसी इज द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये ई गैजेट यानी यहां पर जाकर आप कोई भी लॉ के बारे में छानबीन कर सकते हो, कोई का बेयर एक्ट देख सकते हो। www प्लीज नोट इट डाउन, इट्स अ वेरी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। ये कभी भी अगर आपको डाउट हो कि बेयर एक्ट देखना हो तो आप यहां से भी स्टडी कर सकते हो। egazette.nic.in, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नोट इट डाउन, ये वेबसाइट जरूर नोट करो। यानी एक वेबसाइट आज आपने कौन सा देखा था मेरे संग, भूल गए पढ़ते पढ़ते, वो जो आरओसी का फ्रंट ऑफिस होता है भाई। एंड दिस इज अनदर वेबसाइट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने इनकम टैक्स का भी कोई बेयर एक्ट पोर्शन चेक करना चाहते हो, यहां जा सकते हो, ओके, ई गैजेट वाले वेबसाइट पर। सो वी आर बैक to some important terminologies. We are talking about the principles of law, how to implement the provisions of laws, ये notifications. And now another question, case laws. क्या सर हम लोग के सिलेबस में बहुत सारे केस लॉज हैं? तो केस लॉज जैसे आपने कभी नाम सुना है, सलोमन वर्सेस सलोमन, दिनशॉ, मैनिक, जी पेटिट, हैव यू एवर हर्ड दीज नेम्स? कॉलेज और में पढ़ा होगा आपने। अच्छा आपको वो वाला याद होगा, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, याद आ रहे हैं सब? अब वो नेफ्यू भाग गया था, वो कुत्ता भाग गया था, इस टाइप के एग्जाम्पल सुने हो ना। और एक बहुत फेमस था वो जनरल ऑफर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल्स, सुने हो ना। तो इस टाइप के कुछ केस लॉज अगर आएंगे सिलेबस में हम लोग मैनेज कर लेंगे, ज्यादा नहीं है, एकदम भी टेंशन में नहीं आना है। अंडरस्टूड? तो हमने एक्ट देखा, हमने सेक्शंस देखा, हमने रूल्स देखा, हमने नोटिफिकेशन जो एमसीए रूल्स लाता है उसको ऑफिशियल गैजेट में वो करता है, एंड एक बार जो नोटिफिकेशन आ गया वो फाइनल है। केस लॉज देखा। पता नोटिफिकेशंस आप अपने सिलेबस में कब देखते हो? आपने कभी स्कूल कॉलेज में सुना है लोग प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं? प्राइवेट कंपनी में बहुत सारे सेक्शंस हमारे कंपनीज एक्ट का उन पर अप्लाई नहीं करता है, उनको रिलैक्सेशंस है। तो नोटिफिकेशंस यूजुअली कब यूज होते हैं? एक अच्छा एग्जांपल मैं दिखा सकता हूं आपको, लिखो, मेनी सेक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल to private companies, government companies by notification. तो ये नोटिफिकेशन आए हुए एमसीए के,
तो ये नोटिफिकेशन का ये पर्पस है कि कुछ अगर इंफॉर्मेशन आपको कुछ रूल्स नया बना के लाना है तो एमसीए ने रूल्स नोटिफाई कर दिए कि ये सेक्शंस, लिस्ट एक आ गया कि ये सेक्शंस प्राइवेट कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं करेगा, या सेक्शन 8 कंपनी आप पढ़ोगे मेरे से आने वाले दिनों में। तो ये नोटिफिकेशंस का ये पर्पस होता है। इज इट ओके? नाउ व्हाट इज सर्क्यूलर? जब हम आप इंटर के पढ़ाई में सर्क्यूलर शब्द ज्यादा नहीं सुनने को आएगा, फाइनल्स में ज्यादा होता है। सर्क्यूलर्स आर ऑल्सो बाय एमसीए। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्क्यूलर्स, दिस इज ऑल्सो बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर्क्यूलर भी बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। ये क्या होता है? जैसे कोविड जब चल रहा था ना, तो कई कंपनी अपना एजीएम होल्ड नहीं कर पा रही थी। मैं फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट वेव के दौरान 2020 में एजीएम के डेट्स पार होने वाले थे, पास आने वाले थे, और बहुत सारे कंपनीज अभी भी एजीएम होल्ड नहीं कर पा रही थी, और एजीएम तो फिजिकली होता था। तो फिर एमसीए ने सर्क्यूलर लेके आया, क्लैरिफाई किया कि देखिए अगर आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अगर अपना एजीएम करते हैं और ये प्रोटोकॉल या ये कंडीशंस का पालन करते हैं तो आपकी एजीएम वैलिड मानी जाएगी, टाइम से होल्ड हो गई। तो ये क्लैरिफिकेशंस होते हैं बेसिकली। सर्क्यूलर्स क्या होता है? जो कॉर्पोरेट सेक्टर को कुछ हेल्प करने के लिए क्लैरिफिकेशंस एमसीए लेकर आता है, दैट इज नोन एज सर्क्यूलर्स बाय एमसीए। तो स्टूडेंट्स पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं आता है। इन एग्जाम्स वी डोंट हैव टू रीड मच। उसी तरह ऑर्डर्स, ये भी एमसीए के द्वारा आता है। कई बार कोई चीजों को ईज आउट करने के लिए, कोई अगर एक्ट के अंदर या रूल्स के अंदर ऑपरेशनल कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था, तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए दीज टाइप ऑफ ऑर्डर्स आर इशूड बाय एमसीए। तो हमें यह समझना है, हमारे सिलेबस में एक्ट है, एक्ट में 470 सेक्शंस है, सिलेबस में 1 से 148 तक है। रूल्स है एक्ट के अंदर, और रूल्स आर इंप्लीमेंटेड बाय, आर डिजाइन्ड बाय एमसीए, और वो उसको इन्फोर्स करता है आरडी और आरओसीज के द्वारा। नोटिफिकेशन समय समय पे आते रहते हैं। ट्राइब्यूनल और कोर्ट के कोई केस लॉज अगर होंगे तो देखा जाएगा, उन्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो मैं आपको समय समय पर बताऊंगा। ओके, सो ऑल भूमि पूजन एंड प्रसादी इज बीइंग डन। एक दो चीजें और बता दूं, उसके बाद विल स्टार्ट टुमारो, विल नॉट प्रोसीड टुडे। बट वेट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब केस लॉस का बात उठा है, लुक हियर एवरीवन, लुक हियर, कैन एनीवन टेल मी, ये जब इतना बड़ा नाम रहता है, ये नाम दिख रहा है आपको, ये सब नाम, तो ये जब नाम रहते हैं, हाउ डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये क्या है? आपको इतना तो याद होगा, जो पहला पार्टी होता है उसे हम बोलते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ, PLINTIFF, और बाद वाले को बोलते हैं हम रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट। याद है? तो इनके जब आप फाइनल्स में जाओगे या इंटर में आप हो या जब भी, तो इस टाइप से कई बार नाम लिखा रहेगा। AIR पढ़ के तो कई लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, उनको तो दिन भर बस ओवर एम्बिशियस होते हैं ना सर, ऑल इंडिया रैंक होल्डर। ये क्या है? ये क्या है? मैगजीन्स हैं, यानी कि केसेस के मैगजीन्स बनते हैं, दैट इज ऑल इंडिया रिपोर्टर। जितने हमारे केसेस होते हैं इन इंडिया, जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जो केसेस होते हैं, उनको पब्लिश किया जाता है। कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल पब्लिकेशंस होते हैं और कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस भी होते हैं। तो ये सब क्या है? ये ऑल इंडिया रिपोर्टर इज अगेन अ मैगजीन, इज अ जर्नल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजमेंट्स छपते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं मारुति सुजुकी लिमिटेड वर्सेस CCE 2009 ब्रैकेट के बाद 9 SCC 193, इसको रीड कैसे किया जाता है मैं आपको आज समझाऊंगा। ऐसा कई बार आप रियल लाइफ में देखोगे। SCC मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट केसेस वाले जर्नल में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और उसके बाद यहां पर 193, पेज नंबर 193 में ये पब्लिश हुआ है। पेज नंबर 193 में ये पब्लिश हुआ है। 9 का मतलब है वॉल्यूम नंबर 9, अंडरस्टूड। और 2009 इज द ईयर ऑफ द जजमेंट। तो व्हेन आई से AIR मतलब कि कौन से मैगजीन में ये पब्लिश हुआ है, उसका वर्णन दिया हुआ है, दैट इज ऑल इंडिया रिपोर्टर। सुप्रीम कोर्ट केसेस का भी एक जर्नल आ रहा है, पब्लिकेशन। तो इससे ये क्लियर हो गया दैट दीज आर नॉट योर AIR। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि आप कोई रेफरेंस पढ़ रहे हैं तो आपको लगे ये AIR क्यों है, यानी कि किस मैगजीन में पब्लिश हुआ हुआ ये मैटर है, ऑल इंडिया रिपोर्टर वाले में। SC दैट इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट,
एंड 3036 यानी कि पेज नंबर। तो ये रीडिंग आपको आना बहुत जरूरी है, दैट दिस इज द वे हाउ यू शुड एक्चुअली रीड अ केस लॉ। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, दिस इज जस्ट एन इनपुट, बिकॉज अब हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू रीड अ केस लॉ। तो एक चीज मैं बोलूंगा, प्लीज लिख लो, जो लोग कॉपी मेंटेन कर रहे हैं मेरे बोलने से, हाउ टू रीड अ केस लॉ, और फिर इसको कॉपी कर लेना, हाउ टू रीड अ केस लॉ। ओके, कि केस लॉ के साइटेशन को कैसे पढ़ा जाए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अनदर थिंग, कैन एनीवन टेल मी इसको रीड कैसे करते हो? वर्ड्स में मुझे लिख के बताओ। फुल पेज, हाउ डू यू रीड इट? यस, टेल मी, कोई लिख के बताओ इसको रीड कैसे करते हैं। मैं देखूं आपके आंसर्स को। हाउ डू यू राइट इट, मतलब इसको क्या बोलते हैं? हाउ डू यू रीड इट? सेक्शन 2 क्लॉज 1, अगर ये सेक्शन 2 क्लॉज 85, क्या लेआउट मेरा, सेक्शन 2 क्लॉज 1, सर इसको तो सबसेक्शन बोलते थे। सेक्शन 2 जो होता है ना, बहुत फेमस सेक्शन होता है, ये डेफिनेशन से रिलेटेड होता है, और सेक्शन 2 के जो ये ब्रैकेट्स हैं, इनको हम सबसेक्शन नहीं बोलते। अगर ये होता सेक्शन 3 ब्रैकेट में 5, मैं बोलता सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, but this is known as section 2 clause 1, section 2 clause 85, remember this, लिख लो। तो दोनों अलग चीजें हैं। अच्छा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ये अलग सेक्शन है, और ये जो आप देख रहे हो यहां पर सेक्शन 3A ये अलग चीज है। तो याद रखना, इन मोस्ट ऑफ द एक्ट्स सेक्शन 2 जो होता है ना, वो डेफिनेशन से रिलेटेड होता है, और उसमें क्लॉज बोलते हैं हम लोग उसके ब्रैकेट्स को। वी डोंट कॉल इट सबसेक्शन, मोस्ट मैंने बोला, और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बोला जाएगा वो, एंड दिस इज 3A। तो सबसेक्शन सेक्शन अलग हो गया, पर सेक्शन 2 के अंदर जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, दीज आर क्लॉजेस, दीज आर नॉट सबसेक्शंस, रिमेंबर दिस। लिख लीजिए प्लीज, ये बहुत बेसिक है, बट यू मस्ट राइट इट डाउन। तो यहां मैंने क्लॉज एंड सबसेक्शन के बीच में वो जो बात फिर से लिख दी है। सबसेक्शन में क्या होता है, अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूं, सपोज उसमें इस टाइप के अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो दीज आर व्हाट रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, क्योंकि वो सारे सबसेक्शंस इसी से रिलेटेड है। पर सेक्शन 2 में क्या है, बहुत अलग अलग डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। सो रीड इट वंस, जो मैंने आपको समझाया वही पीपीटी में फिर से लिखा हुआ भी है, ईमानदारी से पढ़ लीजिए एक बार, बस 5 मिनट और। तो सेक्शन 2 इज यूजुअली रिलेटेड टू डेफिनेशंस, ओके। चलिए अब हम लोग नाम बस शुरू करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट, रेडी। फाइनली नाम शुरू हो रहा है, and the name of the act is the Companies Act 2013, and this is an act to consolidate and amend the law relating to companies. तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट में लिखा हुआ है द कंपनीज एक्ट, और ये एक्ट का मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसको बोलेंगे यहां पर लॉन्ग टाइटल। कि बहुत सारे और पहले के लॉज भी थे, पर वो सब हट गए, रिपील हो गए, समय समय पर अमेंडमेंट्स अभी भी आता रहता है। वी हैव कंसोलिडेटेड एंड अमेंडेड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो शॉर्ट टाइटल ये है एंड द लॉन्ग टाइटल इज दिस। एंड जैसा कि हर एक्ट में लिखा रहता है किसको अप्लाई करेगा, जैसे याद है पहले बहुत पहले लिखा रहता था वो
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले दैट एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, पर कंपनीज एक्ट में हमेशा से कॉमन लाइन थी, इट ऑल्सो अप्लाइड टू जम्मू कश्मीर, पहले भी और आज भी अप्लाई कर रहा है। बिकॉज अब तो आपको पता है मोस्ट एक्ट्स आर अप्लाइंग टू जम्मू कश्मीर ऑल्सो, सेंट्रल एक्ट्स आर अप्लाइंग टू जम्मू कश्मीर, पर ये पहले से भी अप्लाई करता था, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। तो कंपनीज एक्ट के अंदर ये अप्लाई किसको करेंगे सर? ये अप्लाई करेगा कंपनीज को। तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि कंपनी क्या होता है। सर पता है सर, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज हैविंग अ सेपरेट एंटिटी एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, यानी कि कंपनी कहलाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसका जन्म, उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के अंदर हुआ हो। तो यस, अब जन्म हो गया है कि कंपनी इज रजिस्टर्ड। अगर कोई कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, चाहे पुराने वाले कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हो भारत में या अभी वाले कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हो, वो कंपनी मानी जाएगी। सर तो एक बात बताइए ना, ये जो नाम हम लोग सुनते हैं वॉलमार्ट, एप्पल, ये सब फॉरेन कंपनीज हैं। हम जब इंडियन कंपनीज की बात करते हैं सबसे पहले नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हमारे मुंह पर। ये इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, ये कंपनी है। सर पर ये 2013 के अंदर तो नहीं बनी है, पहले से बनी हुई थी, तो भी वो कंपनी है। जो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है सारे फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद, वो कंपनी है। और कंपनी लोग क्यों बनाते हैं उसका मेन कारण आपको पता है? लिमिटेड लाइबिलिटी। फर्म में क्या होता था, पार्टनर्स की पर्सनल लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, बट कंपनी बनाने का यही मेन फायदा है दैट कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। कल को कुछ कांड कराबा होता है तो उसके शेयर होल्डर्स को क्रेडिटर्स जाके नहीं मारते हैं, जो डायरेक्टर्स गलत किए हैं वो पर्सनली फिर भी अकाउंटेबल हो सकते हैं, बट शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लायबल। शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी सिर्फ जो उनका अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है वहीं तक रहता है। तो व्हाट डिड वी सी दैट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। और यहां पर कौन सी कंपनीज गवर्न है? जो भारत में कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है। पर यहां देखो, इट विल ऑल्सो अप्लाई टू companies incorporated under this act, as I told you, insurance companies जो IRDA, banking companies जो banking regulation act के अंदर बनी है उनको भी अप्लाई करेगा, electricity companies को भी अप्लाई करेगा, companies governed under special acts अगर कोई है उनको भी अप्लाई करता है ये। यानी कि कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, टेलीकॉम कंपनीज, ये सब को भी अप्लाई कर रहा है। ओके, yes, and it is also applying to body corporate formed under any law and notified by central government in official gazette. सर बहुत बड़ा भारी शब्द बोल दिया आपने। yes, तो ऐसे दो बॉडी कॉर्पोरेट्स के नाम यहां उल्लेख किए हुए हैं, इनको भी अप्लाई करता है हमारा कंपनीज एक्ट। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पर सर एक बात बताइए, कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी में कुछ लिखा हुआ है और हमारे कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, जब प्रोविजंस ऑफ स्पेशल लॉ विल अप्लाई टू दोस कंपनीज। कंपनीज एक्ट एक जनरल लॉ है और उनका इंश्योरेंस कंपनी का उनका स्पेशल लॉ क्या है? IRDA। तो अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कोई स्पेशल बात लिखी हुई है बैंकिंग कंपनी के बारे में जो नॉर्मल कंपनीज के साथ, कंपनी लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है, तो बैंकिंग कंपनीज के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाली बात चलेगी, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDA वाली बात चलेगी। दिस इज सिंपल कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट over any particular provision, between any particular provision in the two acts, the general act and the special act, the special act will be given more priority. Special act will prevail over the general act. अगर कभी कोई conflict हो जाए तो special act prevail करेगा general act पर। तो ये lines लिख लीजिएगा please. Please note it down. I'll show you this particular slide, full page. If there is, please लिख लीजिएगा, conflict between general law and special law, if there is a conflict between general law and special law, then special law will prevail over the general law. So मजा आ गया। हम लोग सेक्शन 1 अभी
कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 का भूमि पूजन ओवर किए हैं. इट्स अप्लाइंग टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. कंपनी का मतलब हम सभी जानते हैं, इट्स हैविंग अ सेपरेट एंटिटी. उसकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है शेयर होल्डर्स की. इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंपनीज गवर्नड अंडर स्पेशल एक्ट्स. और यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया था, फूड कॉर्पोरेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये ऐसे दो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं जो यहां पर नोटिफाई हुए हैं. बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, ये सब शब्द हम लोग कल जानेंगे. वी विल अंडरस्टैंड टुमारो. If there is conflict between general law and special law, the special law will prevail over the general law. Remember this. Is it okay? Check karo please. Okay. Layout. So finally, क्लास आज के लिए ओवर हो रही है, पर दो तीन चीजें ध्यान से सुनो. सीए इंटर का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा आपको. कैसे चेंज करना होगा? सर फाउंडेशन में आप ही से पढ़ता था, आई नो एवरीथिंग. याद कर करके टेस्ट देना है, वो देना है, पर उसके अलावा क्या करना होगा? द सिलेबस इज 4 times what you have done in लॉ सिलेबस अर्लियर. आपको साइमल्टेनियस रिवीजन करना होगा. एक कॉपी मेंटेन करना होगा जहां पर जो आप मेरे से पढ़ रहे हैं याद कर करके लिखेंगे और रेड पेन से खुद भी चेक करेंगे. सर मैं अपनी गलती खुद कैसे पहचानूं? सर अपना ट्यूशन ही क्यों लेता अगर खुद ही कर लेता सब कुछ? अब ये सब बातें छोड़ो. अपनी गलती खुद पहचान जिस दिन लोगे तब रिजल्ट अपने आप और बेटर होगा. आई विल बी गाइडिंग यू, बट व्हाट यू हैव टू डू, आपको मेरे ही पढ़ाने के बाद मेरे ही सोल्यूशन से आंसर को रेड पेन से मार्क करना है. इस तरह आपकी कॉपी मेंटेन हो जाएगी. कम से कम आप देखोगे 2-3 कॉपियां रेड पेन से मार्क हुई आपकी होगी, क्योंकि जब आप अपने गलतियों को रिवाइज करते हुए बार बार रिवाइज करोगे, बेटर होगा आपका परफॉर्मेंस. व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ यू, आप अकाउंट्स का टेस्ट दे देते हैं, देना भी चाहिए, कॉस्ट एफएम का भी दे देते हैं, पर लॉ लगता है थ्योरी है यार, अभी तो पढ़ा ही नहीं हूं तो टेस्ट क्यों दूं? बल्कि टेस्ट के बहाने पढ़ाई हो जाएगा. और ये कॉपी मेंटेनेंस अगर इस बार नहीं हुआ, परफॉर्मेंस विल बी अफेक्टेड, स्पेशली इन ऑडिट पेपर. तो और लॉ में, चलो लॉ में भी होगा, ऑडिट में तो डेवास्टेशन हो जाएगा इफ यू डोंट मेंटेन अ कॉपी. कॉपी में पूरा सिलेबस नहीं उतारना, पर जो जो पॉइंट्स मैं होमवर्क में बोलूंगा कि ये आंसर को आप फिर से लिख करके रिवाइज करोगे, दोस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पीपीटीज पीरियोडिकली आपको मेल कर दिए जाएंगे, बट पढ़ाई सिर्फ पीपीटी को बेस बनाकर नहीं किया जाता. सब्सटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फॉर्म. इसलिए आपको लिखना है. मेरे डिक्टेशन से लिखकर कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, वो तो हैंडराइटिंग प्रैक्टिस होगी. आपको बिना देखे याद करके लिखना है, उसको फिर मैच करना है. दैट इज एक्चुअली द कॉपी नोट्स. कॉपी नोट्स, कॉपिंग माई चार्ट्स, ये मेरे पीपीटी से ऐसे कॉपी करके खुश हो जाना, देखो हम लॉ पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. क्लासेस सीक्वेंस में देखना, अगर किसी ने फुल क्लासेस ऑप्ट किया है, एक बार में प्री रिकॉर्डेड लिया है, एंड दोज जो लोग घर से पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं अच्छा है लाइव क्लास, लॉ का आपको सेंटर पे नहीं आना पड़ा. प्रैक्टिकल्स यू शुड ट्रैवल टू द सेंटर एंड डू, यू शुड डू इट जब ईज आउट हो जाएंगे रेस्ट्रिक्शंस. बट लॉ में तो हमेशा यही बोलूंगा, घर पर पढ़िए और इस तरह संपर्क बना के पढ़िए. क्वेरी अगर पूछना हो, आप जानते हैं आई एम अवेलेबल. मेरा एक ही नंबर है, आई डोंट हैव 2-3 नंबर्स. हाँ, उठा नहीं सकता हूं कई बार, जैसे अभी क्लास में अभी भी कई लोग कॉल कर रहे हैं. आप ऑडियो व्हाट्सएप कर दीजिए. सर आई एम राहुल, आई स्टडी इन नवंबर 2024 बैच, आई हैव वन क्वेरी. आप जब फ्री हो तो मेरे इस इमेज का इंटरप्रिटेशन हिंदी में मुझे रिकॉर्ड करके भेज दीजिए. आई हैव डन इट इन द पास्ट. आप जानते हैं वो ईमेल क्वेरी से सॉल्व नहीं होता क्वेरी, बिकॉज क्या होता है उसमें आपको भी आलस आता है ईमेल करने में. तो यू कैन बी इन टच विथ मी इवन इफ वी आर नॉट मीटिंग फेस टू फेस. हम लोग एक दूसरे के क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. कल होगा क्लास, मैं आपको टाइम फिर से कंफर्म कर दूंगा. थैंक यू सो मच.